जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं पुनीत शर्मा और डिफेंस मंत्रा के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमने लास्ट क्लास में हमारा प्रोनाउन वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पर्सनल प्रोनाउन डिस्कस किया और पजेसिव प्रोनाउन डिस्कस किया। आज बारी आती है और जो प्रोनाउन के टाइप्स हैं उनको जानने की। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और हमारा एम्पेटिक प्रोनाउन। दोनों सेम ही होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। चलिए मिलकर स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट क्लास में थोड़ा सा पार्ट हमारा रह गया था, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये भी पूछा जाता है तो ये आइडिया होना चाहिए हमें। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे और देन उसके बाद में हम एम्फेटिक प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली देखो यहाँ पे क्या चीज़ हमें पता होना चाहिए, उसको जान लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो ज़रा इन दोनों को देखो आप, है ना, ये और ये, है ना, देखने में बिल्कुल सेम लगते हैं, है ना। वो वाली बात आ जाती है ना, सेम बट डिफरेंट, है ना, सेम बट डिफरेंट, वो वाली बात आ जाती है। तो ये हमें देखने में बिल्कुल सेम लगते हैं, है ना, ये हमें देखने में बिल्कुल सेम लगते हैं। लेकिन देखो ज़रा, ये क्या है, ये इट है, यहाँ पे एपिस्ट्रोफे लगा हुआ है और ऐसे हमारा, ठीक है। और यहाँ पे देखो कोई भी एपिस्ट्रोफे नहीं है। ये क्या है हमारा, ये है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। और यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमें, तो ये तो आपका प्रोनाउन है और साथ में क्या है आपकी वर्ब, है ना। लेकिन ये क्या है आपका, ये है पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो जब हमने एडजेक्टिव के टाइप्स डिस्कस किए थे तो मैंने आपको बताया था कि हमारे जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं वो क्या करते हैं, सिंपल सी बात है। एडजेक्टिव का काम क्या होता है, एडजेक्टिव का काम रहता है हमारे नाउन को क्वालिफाई करना या नाउन के बारे में कुछ बताना, ठीक है। और पजेसिव एडजेक्टिव क्या करते हैं कि नाउन को क्वालिफाई तो करते ही करते हैं, है ना, वो जो काम है वो तो करेंगे ही, पर उसके साथ में और क्या करते हैं, ये पोजेशन बताने का भी काम करते हैं, ठीक है। तो हमने पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में जाना था कि पजेसिव एडजेक्टिव क्या करते हैं, हमारे पोजेशन बताने का काम करते हैं। और सिंपल सी बात है कि नाउन को क्वालिफाई तो वो करेंगे, पर उसके साथ में वो पोजेशन भी बताएंगे। उसमें कौन कौन से आते थे हमारे, तो माय आता है हमारा, आवर आता है, देन योर आता है, देन आ जाता है हमारा हिज, हर, और एक आ जाता है हमारा इट्स, ठीक है। ये किस लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है हमारा नॉन लिविंग थिंग के लिए और एनिमल के लिए भी, ठीक है। इतनी कहानी मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अब जितना पढ़ाया जा रहा है वो अच्छे से आ जाना चाहिए। तो जब भी मुझे मौका मिलता है कि अच्छा ओके ये इसको मैं थोड़ा सा और डिस्कस करा सकती हूँ, आपको रिकॉल करा सकती हूँ, तो मैं वो कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये कि दोनों सेम दिखते हैं ना, सेम बट डिफरेंट है। बट केस क्या है कि ये एक प्रोनाउन है ना, अगर इट के साथ एपिस्ट्रोफे लगा हुआ है और एस है तो क्या है भैया, ये इट इज़ है ना, एक हमारा प्रोनाउन है और एक हमारा वर्ब है। पर एपिस्ट्रोफे अगर नहीं लगा हुआ है तो ये क्या है, ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इसको लेके भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं, तो देखते हैं ज़रा, है ना। ये दो क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, अ एलिफेंट यूजेज इट्स ट्रंक फॉर मैनी टास्क। ठीक है, सो पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि इसका क्या मतलब है ना। तो क्या बोला गया है, क्या एलिफेंट यूजेज इट्स ट्रंक फॉर मैनी टास्क, है ना, कि जो हाथी रहता है वो अपनी सूंड को बहुत सारे काम के लिए यूज़ करता है, ठीक है। सो ये हमसे यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। सो हमने वो दो चीज़ देख ली है कि ये दोनों चीज़ सेम होती है। इसके बेसिस पे हमें देखना है कि हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है ना, यहाँ पे सेंटेंस में हमारी क्या यूज़ होगी। क्या ये आएगा जिसका फुल फॉर्म क्या है, इट इज़, है ना। फुल फॉर्म नहीं बोलेंगे हम, मतलब इसको ही हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये क्या होता है, ये प्रोनाउन होता है, इट हमारा क्या होता है, प्रोनाउन, और इज क्या है हमारा वर्ब, है ना। और एक होता है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव।
तो क्या करेगा पजेसिव एडजेक्टिव? सिंपल सी बात है, जो काम एडजेक्टिव करते हैं वो तो करेगा ही करेगा। एडजेक्टिव क्या करते हैं? नाउन को क्वालिफाई करते हैं, पर उसके साथ में ये पोजेशन बताने का भी काम करेगा। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि इन दोनों में से हमारे सेंटेंस में यूज क्या होगा, है ना। सो देखो हम सेंटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं, फिर समझते हैं। ओके, सो सबसे पहले देखो यहाँ पे यूज क्या है हमारा, ये है हमारा वर्ब। ओके, हमें ये वर्ब मिल गया। फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट है हमारा एलिफेंट। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को क्या बोलते हैं हम? नाउन बोलते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है? इट्स ट्रंक फॉर मैनी टास्क। ओके, सो अब देखो किसकी बात चल रही है, क्या यूज कर रहा है? जो एलिफेंट है वो यूज क्या कर रहा है? अपनी ट्रंक को यूज कर रहा है। तो ट्रंक क्या हो गया हमारा यहाँ पे? ऑब्जेक्ट बन गया। एलिफेंट यूजेस वॉट, है ना। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ऑब्जेक्ट निकालना हो अपने सेंटेंस में, आपको जब भी ऑब्जेक्ट निकालना हो तो आप वर्ब को किससे क्वेश्चन करोगे? वॉट और हुम से, है ना। तो हमने क्वेश्चन किया कि एलिफेंट यूजेस वॉट, तो वॉट का आंसर मिल गया हमें ट्रंक। ट्रंक किसको बोला जाता है? सूंड को बोला जाता है, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। ठीक है, ये फॉर हमारा प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपोजिशन क्या करता है? एक नई इन्फॉर्मेशन ऐड करता है। प्रीपोजिशन का काम क्या रहता है? सेंटेंस में एक नई इन्फॉर्मेशन को ऐड करना। ठीक है, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन क्या करता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। तो ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन क्या बनता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, है ना। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ये भी नाउन है ना। ये क्या है हमारा? मैनी, तो ये है हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, है ना। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का क्या काम रहता है? क्वांटिटी के बारे में बताना, है ना। नाउन की क्वांटिटी के बारे में बताएंगे, क्योंकि एडजेक्टिव का मेन काम क्या रहता है? नाउन को क्वालिफाई करना। तो यहाँ पे ये कैसे क्वालिफाई कर रहे हैं? उसकी क्वांटिटी के बारे में बता के। ओके, सो हमने इसको ब्रेक डाउन कर लिया, बट ये वाला पार्ट देखो जरा, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आने की, यहाँ पे क्या आना चाहिए, है ना। क्या बोला गया सेंटेंस में कि एलिफेंट यूजेस इट्स ट्रंक फॉर मैनी टास्क, है ना। कि वो जो हमारा एलिफेंट है वो कई टास्क के लिए अपनी सूंड को यूज करता है, अपनी ट्रंक को यूज करता है। तो क्या यहाँ पे इट इज आना चाहिए कि एलिफेंट यूजेस इट इज ट्रंक, या फिर आना चाहिए इट्स ट्रंक, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हमें किसी भी सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत तो है नहीं, है ना। हमें बस ये बताना है कि भैया वो अपनी सूंड को कई कामों के लिए यूज करता है ना। तो हमें पोजेशन बताना है नाउन का, नाउन का पोजेशन बताना है, और नाउन पे पोजेशन बनाने का काम कौन करते हैं? हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव, है ना। तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत नहीं है। अगर हम यहाँ की बात करें तो हमें सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत नहीं है। ये है हमारा, सॉरी, यहाँ पे हमें प्रोनाउन और वर्ब की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पे किसकी जरूरत है? यहाँ पे जरूरत है हमें पोजेसिव एडजेक्टिव की। क्यों? क्योंकि नाउन हमें ऑलरेडी दिया गया है ना, और उस पर पोजेशन बनाने का काम हमें करना है। हमें बताना कि भाई भैया अपनी सूंड से बहुत सारे काम करता है, तो पोजेशन बनाने का काम करना है। वो कौन करेगा? वो काम करता है हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये जो हमारा इट्स रहता है ना, ये जो हमारा इट्स रहता है, ये जो पोजेसिव एडजेक्टिव रहता है, ये किसके लिए यूज होता है? ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है ना। ये बात ध्यान से सुन लेना। ये आपका जो इट्स वाला ये जो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, ये किस लिए यूज होता है? ये यूज होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, या फिर आपके एनिमल्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात चल रही है? यहाँ पे एनिमल्स की बात चल रही है। तो भैया उसको बताना है कि वो अपनी सूंड से, है ना, सूंड पे उसका पोजेशन बताना है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? पोजेसिव एडजेक्टिव लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रोनाउन और वर्ब की कोई भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इट इज नहीं आएगा, यहाँ पे इट इज नहीं आएगा, यहाँ पे इट इज नहीं आएगा। तो इसको हम हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, तो हमें समझ में आ रहा है कि इट इज लिखा हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे किसकी जरूरत है? यहाँ पे जरूरत है आपके पोजेसिव एडजेक्टिव की, है ना। तो इसको काट के आपको क्या कर देना है? यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव लगा देना है। तो आप यहाँ पे क्या पुट कर दोगे? पोजेसिव एडजेक्टिव पुट कर दोगे। ठीक है, सो इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल सा, मैं बोलूँगी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। देखने में सब सेम सेम लगते हैं ना, जब तक है ना दुनिया की रियलिटी नहीं पता चलती, सब लोग एक से लगते हैं, सब बढ़िया लगता है, सब अच्छा लगता है ना। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं सारी चीज़ें क्लियर होती जाती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे, एक और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, सो आई कांट सॉल्व इट।
है ना। तो देखो सेंटेंस क्या बोल रहा है, सेंटेंस बोल रहा है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन सो आई कांट सॉल्व इट, है ना, कि क्वेश्चन कैसा है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्वेश्चन कैसा है, डिफिकल्ट है, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सो लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, सो, तो सो क्या है हमारा, कंजक्शन है। कंजक्शन का काम क्या रहता है, बेसिकली कंजक्शन का काम रहता है दो क्लॉजेस को जोड़ना, दो फ्रेजेस को जोड़ना, दो वर्ड्स को जोड़ना, है ना, ये काम हमारी कंजक्शन का होता है। यहाँ पे कौन सा कंजक्शन यूज हुआ है, यहाँ पे सो यूज हुआ है, सो का मतलब होता है इसलिए, है ना। तो सिंपल सी बात है कि सो किसको कनेक्ट करने का काम करता है, सो हमारी दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि हाँ भैया यहाँ पे दो क्लॉजेस होंगे, है ना, एक क्लॉज हमारा ये है और एक ये, है ना, दो क्लॉजेस हमें देखने को मिल गए, है ना, क्योंकि सो क्या करता है, दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है। तो हमें ये क्लियर हो गया कि हाँ यहाँ पे दो क्लॉजेस होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आई क्या हो गया है आपका, आई सब्जेक्ट हो गया है ना, दूसरा क्लॉज स्टार्ट हो गया सो के बाद में, सब्जेक्ट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, प्रोनाउन, ठीक है। फिर कैन, क्या कैन आपका मॉडल वर्ब होता है, ठीक है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, तो ये आपका मॉडल वर्ब हो गया है, हम हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। और इसके साथ नॉट भी आया, तो नॉट क्या होता है आपका, नॉट होता है एडवर्ब ऑफ नेगेशन, ये मैं डिस्कस करा चुकी हूँ। उसको erase करते हैं। तो ये क्या है आपका, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बनने का काम कर रहा है, साथ में नॉट भी आया, तो नॉट क्या है आपका, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, ठीक है। फिर सॉल्व क्या हो गया, सॉल्व आपकी वर्ब हो गई, और ये क्या हो गया आपका, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी प्रोनाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी दिक्कत हमें समझ नहीं आई, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो एक क्लॉज तो हमारा हो गया है ना, सो क्या करता है, दो क्लॉजेस को ही जोड़ने का काम करता है, ये बात आप माइंड में अच्छे से बिठा लेना, ठीक है। तो एक क्लॉज तो हो गया हमारा, दूसरे क्लॉज की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्लॉज देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये क्या, ये है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, है ना, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी नहीं लगा हुआ है ना, तो हमें समझ में आ गया कि ये तो क्या है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। तो क्या हमें यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव की ज़रूरत है या हमें यहाँ पे प्रोनाउन और वर्ब की ज़रूरत है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज यहाँ पे होगा, है ना, एक क्लॉज यहाँ पे होगा। तो क्या यहाँ पे आपको कोई प्रोनाउन और कोई वर्ब दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही, बट हमें क्लॉज तो दो बनाने ना, एक ये वाला क्लॉज, एक ये वाला क्लॉज, तभी तो सो उसको जोड़ेगा, सो कंजक्शन उसको जोड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, वो पजेसिव एडजेक्टिव अगर यहाँ पे होगा तो एक क्लॉज यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा, है ना, फिर सो का कोई पर्पज ही नहीं रहेगा। सो का पर्पज क्या है, दो हमारे क्लॉजेस को जोड़ना, है ना, तो दो क्लॉज होने भी तो चाहिए, दो क्लॉज हमें बनाने पड़ेंगे ना, कि वहाँ पे सब्जेक्ट हो, वहाँ पे वर्ब हो, वहाँ ऑब्जेक्ट हो, है ना। मैंने आपको क्लॉज के बारे में बताया था, ठीक है। क्लॉज क्या होता है, क्लॉज हमारे सेंटेंस का एक पार्ट होता है जिसका खुद का एक सब्जेक्ट होगा और मेन वर्ब होगा, है ना, सिंपल सी बात है ना। फिर से बताऊंगी कि क्लॉज क्या होता है, क्लॉज हमारे सेंटेंस का एक पार्ट होता है जिसका खुद का सब्जेक्ट होगा और खुद की मेन वर्ब होगी। तो इस वाले पार्ट में आप देखो ना, आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है ना कोई आपको मेन वर्ब दिखाई दे रही है ना। और अगर सब्जेक्ट और मेन वर्ब होगा ही नहीं तो क्लॉज तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, और क्लॉज एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये सो क्या कर रहा है इधर, है ना, सो क्या करेगा, सो कंजक्शन तो दो क्लॉजेस को जोड़ता है। तो हमें ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ पे ये पजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है और पजेसिव एडजेक्टिव की यहाँ पे जरूरत नहीं है, हमें क्लॉज चाहिए यहाँ पे, तो हम इसको हटाएंगे, है ना, और क्या लगा देंगे यहाँ पे, ये लगा देंगे, है ना। और ये किसके लिए स्टैंड करता है, ये स्टैंड करता है इट इज के लिए, है ना। तो इसमें जो इट रहता है वो हमारा रहता है प्रोनाउन, और जो इज रहता है वो हमारा वर्ब रहता है। ये आपका वर्ब रहता है, ठीक है। तो हमने उस टाइम पे वी के वर्ब फॉर्म्स पढ़े थे, है ना, थोड़ा सा हमने वर्ब को लेकर डिस्कस किया था बेसिक में, तो हमने वी के वर्ब फॉर्म्स पढ़े थे, डू के वर्ब फॉर्म्स पढ़े थे, हैव के वर्ब फॉर्म्स पढ़े थे, ठीक है। तो ये आपकी वर्ब है ना, इसको लेके आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज आएगा तब ये पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, हमारा एक पूरा क्लॉज बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इट इज हमारा, इसको मैं सेपरेटली लिख देती हूँ, है ना। तो देखो जरा, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट बन गया यहाँ पे, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, प्रोनाउन,
जब वी की वर्ब फॉर्म सेंटेंस में अकेली आती है, जब वी की वर्ब फॉर्म सेंटेंस में अकेली आती है, उसके अलावा कोई भी वर्ब फॉर्म सेंटेंस में नहीं आता, तब वो क्या करती है, वो मेन वर्ब बनने का काम करता ही है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी लिंकिंग वर्ब है इज। ठीक है, फिर सिंपल सी बात है कि भैया अब सब्जेक्ट आ गया है, लिंकिंग वर्ब आ गई, और लिंकिंग वर्ब का काम क्या रहता है, लिंकिंग वर्ब का काम रहता है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से लिंक करना। ठीक है, अब जो बच्चे पहली बार ये क्लास देख रहे होंगे, मतलब ये पहली क्लास उन्होंने मेरी देखी होगी, तो उनको लगेगा ये क्या पढ़ा रही है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये लिंकिंग वर्ब क्या है ना, ये क्या पजेसिव एडजेक्टिव बोल दिया है ना। तो वो सिंपल सी बात है कि अभी आपको समझ में नहीं आएगी, आधी मतलब आधी रेसिपी तो नहीं, पर बहुत सारी रेसिपी का काम यहाँ पे हम कर चुके हैं ना। तो मतलब अगर आपको सच में ढंग से समझना है, बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर करना चाहते हो, तो मैं यही बोलूँगी कि आप बस पहले लेक्चर से देखो, है ना, फर्स्ट क्लास से आप देख लो, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो सबको समझ आएगा कि अच्छा ये लिंकिंग वर्ब होता क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, ये सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब का काम रहता है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से लिंक करना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, है ना। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। ओके, डिफिकल्ट क्या कर रहा है, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, बता रहा है भैया क्वेश्चन कैसा था, डिफिकल्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन कैसा था, इजी क्वेश्चन था, है ना, क्वेश्चन कैसा था, टफ क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, और नाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स, नाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। हाँ, कहाँ से आया क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, तो डिस्कस हो चुका है, सिंपल सी बात है, क्वालिटी के बारे में बताते हैं, है ना। और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव को ही डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बोला जाता है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब ये वेरी क्या कर रहा है, तो वेरी हमारी इस एडजेक्टिव की इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है ना, वेरी हमारी ये जो हमारा एडजेक्टिव है इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो वो वर्ड्स जो हमारी वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, जो हमारे एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं, जो दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब। ठीक है, तो ये हमारे इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, समहाउ इसकी इंटेंसिटी बढ़ाने का काम कर रहा है, तो ये क्या है हमारा एडवर्ब। और टाइप अगर बात कर लें तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, सो हमें ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि कहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए और कहाँ पे हमारा जो हमें सब हमारे प्रोनाउन और वर्ब की जरूरत है। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस रहेगा, देखने में बिल्कुल सेम सेम लगते हैं, बस ये एपोस्ट्रोफी अगर नहीं देख रहे हो ना तो आपको कुछ डिफरेंस ही नहीं समझ आएगा, है ना। एक बार और इस बात को क्लियर कर देती हूँ, क्या समझाया मैंने, है ना। तो ये दोनों चीजें है ना, जब यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा रहता है तो ये क्या होता है, इट इज होता है, जिसमें इट क्या है हमारा प्रोनाउन और इस क्या है हमारा वर्ब, है ना। और ये क्या है, ये है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो सेंटेंसेस बनते हैं, जैसे इसको लेके मैं बोलूंगी, एक एक इस चीज को और लेके देख लो। मतलब मेरा ये मानना है कि जब पढ़ रहे हो ना तो उसको ढंग से पढ़ लो, मतलब फिर दूसरी बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जब टाइम एक बार दे दिया ना तो इतनी अच्छी तरीके से उस चीज़ को क्लियर कर लो ना कि हमें ऐसा लगे कि नहीं यार अब तो हमें आता है ना। तो उसी तरीके से मतलब हमें पढ़ना चाहिए कि एक बार जब हम पढ़ें तो क्लियर हो जाए बिल्कुल, है ना। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। सो इट्स अ टफ क्वेश्चन, मतलब सिंपल सी बात है, हमें प्रोनाउन और वर्ब की जरूरत है, इट इज़ अ टफ क्वेश्चन, है ना। कैसा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ना। तो मैंने एपोस्ट्रोफी लगा के लिखा है, आप चाहो तो डायरेक्टली लिख सकते हो, इट इज़ अ टफ क्वेश्चन, इट इज़ अ इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ये प्रोनाउन और वर्ब की हमें ज़रूरत है ना। इस सेंटेंस में हम देख पा रहे हैं कि इस तरीके से हम इट्स, ये जो एपोस्ट्रोफे वाला जो हमारा इट्स रहता है इसको हम कैसे यूज़ करते हैं ना। अब दूसरे की बात कर लेते हैं, दूसरे के सेंटेंसेस देखते हैं। यहाँ पे हम पजेसिव एडजेक्टिव की बात करते हैं।
ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंसेस देखो, है ना, यहाँ पे ये सब्जेक्ट और वर्ब है और यहाँ पे ये पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जब आप इसको ब्रेक डाउन करोगे ना, चलो एक एक सेंटेंस को हम ब्रेक डाउन और कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये बन गया है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, तो ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, और ये क्या है हमारी, ये वर्ब है भैया। फिर उसके अलावा ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा है यहाँ पे। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव भी हमारे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम करते हैं। ठीक है, और ये क्या है हमारा सेम एडवर्ब ऑफ डिग्री। है ना, और ये क्या कर रहा है, ये हमारे इस कॉस इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर हम देखेंगे तो ये क्या है नाउन, है ना, तो इस नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, तो क्या है एडजेक्टिव है। नाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स क्या होते हैं एडजेक्टिव, है ना, पर नाउन को क्वालिफाई करने के साथ साथ पोजेशन बनाना, ये किसका काम होता है, ये काम होता है हमारे पजेसिव एडजेक्टिव का। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। ओके, सो ये यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव बनने का काम कर रहा है। अब इसको देखो, इसको ब्रेक डाउन करते हैं, है ना, तो ये क्या है भैया, इट है हमारा प्रोनाउन, है ना, क्या कर रहा है यहाँ पे सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है ना। प्रोनाउन क्या काम करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। ठीक है, फिर इस क्या है हमारी यहाँ पे वर्ब है ना, जब हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इट इज हो जाएगा, तो इस क्या है हमारा यहाँ पे वर्ब है ना। फिर अगर देखा जाए तो ये क्या हो गया, ये हमारा फिर से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया, है ना। ये वर्ब है, पर ये कौन सी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, याद रखना है ये कौन सी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब, है ना। एल भी लिख रही हूँ मैं, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, ए क्या होता है भैया, ए एंड द हमारे आर्टिकल होते हैं, ये सबको ही पता है। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा, ये भी हमारा एडजेक्टिव है, पर कौन सा एडजेक्टिव है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। किसी के हिसाब से कोई चीज़ इजी है, किसी के हिसाब से वो टफ होगी, है ना। क्वालिटी के बारे में बता रहा है, ओपिनियन जनरली, है ना, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये सिंपल से सेंटेंसेस हमने देख ली ताकि हमें डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि क्या डिफरेंस है, कहाँ पे यूज़ होते हैं, कैसे सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। ब्रेक डाउन करते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, तो ये हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए था, इसको हमने कर लिया है। ठीक है, सो वही एक पर्पज़ है कि एक बार पढ़ो और अच्छे से पढ़ लो, बार बार सेम चीज़ पे अटकने का बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो वो कहानी हमारी क्लियर हो गई है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसकी, हमारी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। ठीक है, क्योंकि बेसिकली इतने सारे टाइप्स पढ़े हैं तो हमें क्लियर करना ही है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सो देखो, इतने सारे नाउन्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। ओके, सो अब ये वाली बात आ जाती है कि मैम इतने अलग अलग प्रकार के प्रोनाउन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो मैं बोलूँगी कि हम अलग अलग प्रकार के प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, ऑफकोर्स पढ़ ही रहे हैं इतने सारे, जैसे पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा, पजेसिव प्रोनाउन पढ़ा, अभी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करने वाले हैं। तो मतलब अलग अलग प्रोनाउन है ना, लेकिन एक बात सब में क्या है, कॉमन है। क्या कॉमन है, कि सभी नाउन की जगह पर आएंगे, है ना। सारे प्रोनाउन का काम ही क्या है, नाउन की जगह पर आना, है ना, यही एक काम है। ओके, ये बात हो गई। उसके बाद में मैम ठीक है, लेकिन अलग अलग प्रोनाउन बनाए हैं तो डिफरेंस भी होगा ऑफकोर्स। जैसे हम बात कर रहे थे किसकी, पजेसिव प्रोनाउन की। ठीक है, तो पजेसिव प्रोनाउन जो हमारा है वो पर्सनल प्रोनाउन से कैसे अलग था, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा पजेसिव प्रोनाउन था वो नाउन को सब्स्टिट्यूट तो कर रहा था, लेकिन नाउन को सब्स्टिट्यूट करने के साथ साथ वो पोजेशन बताने का काम कर रहा था, है ना। और जैसे ही अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करते हैं ना, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी इसी तरीके से, इसकी भी कोई खासियत है, अपना एक खुद का कैरेक्टरिस्टिक है जो इसको बाकी प्रोनाउन की कंपेयर में अलग बनाता है। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। ठीक है, तो जैसे मैं बोलूँ, है ना, कि कोई एक्शन हो रहा है ना, कोई है जो किसी एक्शन को कर रहा है। ठीक है, और वो एक्शन किसी दूसरे पर ट्रांसफ़र ना होकर खुद पर ही ट्रांसफ़र हो जाए, है ना। जैसे कोई किसी काम को कर रहा है ना, और वो काम, वो एक्शन किसी और पर ट्रांसफ़र ना होके
खुद पे ही ट्रांसफर हो जाए, इस केस में हम किसका यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से जान लेते हैं कि एग्जैक्टली कहना क्या चाहती हूँ मैडम आप, है ना, क्या बताना चाहती हो, इसको थोड़ा क्लियर कर दो। तो इसको देख लेते हैं। देखो जरा, जैसे मैं बोलूंगी ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे एक्शन का ट्रांसफर राकेश से कुणाल पर हो रहा है। ठीक है, ये क्या है, हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब में हमारे एक्शन का ट्रांसफर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर होता है ना। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है कि जो हमारा एक्शन है उसका ट्रांसफर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर होगा। मेरी मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारा, एक्शन का ट्रांसफर कहाँ से हुआ, मम्मी से मुझ पे, थप्पड़ पड़ गया मुझे, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे हिट क्या है, हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, और राकेश ने किसको हिट किया, कुणाल पे हिट किया। ये हमारा सब्जेक्ट है और ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब मैं क्या करूं कि भैया ठीक है, राकेश ने किसको मारा, कुणाल को मारा, है ना, लेकिन मैं बोलूं राकेश यहीं बैठा है ना, राकेश यहीं बैठा है, कुणाल यही है, तो मैं बोल दूं यार राकेश ने इसको मारा, है ना, राकेश ने इसको मारा, है ना। तो मैं नाम नहीं बोल रही हूँ, मैं नाम नहीं बोल रही हूँ, ऐसे पॉइंट आउट करके बता रही हूँ कि राकेश ने इसको मारा। ठीक है, ओके। सो इस तरीके से अब मैं इस बात को कैसे लिखूंगी, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगी कि है ना, यही प्रोनाउन यूज करेंगे ना हम, है ना, यही वाला प्रोनाउन यूज करेंगे ना हम। ठीक है, कि राकेश हिट हिम, ऐसे पॉइंट आउट करके बता दूंगी कि अरे वो राकेश हिट हिम, है ना, उसको मतलब किसने मारा है, राकेश ने मारा है। ठीक है, सो अब ये वाली बात क्लियर हो गई कि हाँ भैया मैंने कुणाल की जगह पे क्या यूज कर दिया, प्रोनाउन का यूज कर दिया, है ना, राकेश की, कुणाल की जगह पे मैंने प्रोनाउन का यूज कर दिया। लेकिन अगर इसकी जगह मुझे ये बोलना होता, अगर मुझे ये बोलना होता कि राकेश ने खुद को मारा, राकेश ने खुद को मारा, तब मैं क्या लिखती इंग्लिश में, तब भी हिम ही लिखते, है ना, तब भी हम क्या लिखते, हिम लिखते। तो देखो इस केस में ना क्लियर नहीं हो पा रहा है हमें कि भैया राकेश ने किसी और को मारा है कि राकेश ने खुद को मारा है, मतलब कंफ्यूजन है ना, क्योंकि हम किसी और के लिए भी हिम लिख रहे हैं और राकेश जब खुद को मार रहा है तब भी हम हिम ही लिख रहे हैं, है ना। कहानी को अच्छे से समझना आप लोग। देखो जरा कि मैं अगर बात कर रही हूँ कि भैया राकेश ने किसको मार दिया, कुणाल को मार दिया, अब कुणाल यहीं बैठा है ना, और मुझे बताना है कि राकेश ने किसको मारा था, कुणाल को, है ना, मुझसे किसी ने पूछा रहे राकेश ने इसको मार दिया, है ना, तो मैंने क्या लिख दिया, राकेश हिट हिम। ओके, लेकिन अब मुझे लिखना है कि भैया मैंने खुद को ही मार लिया, है ना, राकेश ने खुद को ही मार लिया, सिंपल सी बात है। तो उसके लिए भी तो हम ये लिख रहे हैं कि राकेश हिट हिम। हमें ये मतलब सिंपल सी बात है कि ये मेरे ऑडियंस को कैसे पता चलेगा, ये मेरे रीडर्स को कैसे पता चलेगा, ये मेरे लिसनर को कैसे पता चलेगा कि ये काम मैंने ही खुद पे कर लिया, मतलब मैंने ही खुद को मार लिया, राकेश ने ही खुद को मार लिया। ये कैसे हम बता पाएंगे ऑडियंस को, है ना, क्योंकि हिम तो दूसरों के लिए भी यूज हो रहा है, कुणाल के लिए भी यूज हो रहा है और हिम उसके लिए भी यूज हो रहा है ना। जब मैं बोल रही हूँ कि राकेश ने कुणाल को मारा तब भी मैं हिम वर्ड यूज कर रही हूँ, और जब मैं बोल रही हूँ कि राकेश ने खुद को मारा तब भी हिम वर्ड यूज कर रही हूँ। तो हमें अपने ऑडियंस को ये क्लियर करना होगा कि भैया राकेश ने ही खुद को मारा है ना, राकेश ने किसको मार लिया है, खुद को मार लिया है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम नॉर्मल ऑब्जेक्टिव केस यूज नहीं करते हैं, है ना। तो क्या यूज करते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर हम नॉर्मल ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे तो यहाँ पे भी हमें लिख देंगे, यहाँ पे भी हम हिम लिख देंगे, है ना, दोनों जगह हिम हिम हो जाएगा। तो ऑडियंस को, हमारे लिसनर्स को, हमारे रीडर्स को ये क्लियर हो ही नहीं पाएगा कि भैया राकेश ने किसी और को मारा है या राकेश ने खुद को ही मारा है। ठीक है, ये बात क्लियर नहीं हो पाएगी। तो उसके केस में क्या होता है कि जब काम खुद पर ही हो जाता है, हम खुद को ही मार लें, हम खुद को ही आईने में देख लें। ठीक है, तो जब क्या होता है कि एक्शन को करने वाला और जिस पर एक्शन हो रहा है वो एक ही हो, है ना, समझ में आ रहा है, मतलब डूअर ऑफ द एक्शन और रिसीवर ऑफ द एक्शन जब एक ही होते हैं तब किसका यूज होता है, तब हमारी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है ना। ध्यान से सुनना इस बात को, क्या बोला मैंने कि जब एक्शन का डूअर और एक्शन का रिसीवर एक ही होता है ना, एक्शन का डूअर और एक्शन का रिसीवर एक ही होता है तब किसका यूज होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है ना। तो यहाँ पे ये थोड़ी टेबल देखना, तो ये होती है हमारे रिफ्लेक्सिव केसेस, है ना, जिसमें क्या होता है कि जो हमारा एक्शन का डूअर है और जो हमारा एक्शन का रिसीवर है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, है ना। एक्शन का डूअर और एक्शन के जो रिसीवर रहेंगे वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। जैसे मैं आईना देख रही हूँ तो मैंने आईने में खुद को देखा, है ना, तो मतलब देखने वाली भी मैं ही हूँ और दिखने वाली भी मैं ही हूँ, है ना। मैंने खुद को बचा लिया, है ना, आई प्रोटेक्टेड माई सेल्फ, है ना। तो
मतलब प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, मैं ही कर रही हूँ। प्रोटेक्ट हो कौन रहा है, मैं ही हो रही हूँ, है ना। मैंने खुद को प्रिपेयर कर लिया है, प्रिपेयर्ड माई सेल्फ, तो प्रिपेयर करने वाला कौन है, मैं ही हूँ। प्रिपेयर हो कौन रहा है, मैं ही हो रही हूँ, ठीक है। तो समझ रहे हो, डूअर ऑफ द एक्शन और रिसीवर ऑफ द एक्शन, है ना। एक्शन को परफॉर्म करने वाले और जिस पर एक्शन ट्रांसफर हो रहा है वो जब एक ही होते हैं, डूअर ऑफ द एक्शन और रिसीवर ऑफ द एक्शन जब एक ही होते हैं, तब किसका यूज करते हैं, तब हम नॉर्मल ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करते। लिसनर को ये क्लियर हो जाए कि भैया ये काम खुद पर ही हो रहा है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव केस का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ और योर सेल्फ, है ना। तो ये मतलब किसी सिंगल पर्सन के लिए भी यूज हो सकता है, हमारा योर सेल्फ सिंगल के लिए यूज होगा, कोई सिंगल पर्सन होगा तो हम योर सेल्फ यूज करेंगे, पर एक से ज्यादा होंगे तो हम योर सेल्फ यूज करेंगे, ठीक है। हिम के लिए हिमसेल्फ हो जाएगा, हर के लिए हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ और दैम के लिए दैम सेल्फ, है ना। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे रिफ्लेक्सिव केसेस होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है रिफ्लेक्सिव केस में, कि जब काम खुद पर ही हो रहा हो, काम करने वाले आप ही हो और काम भी आप पर ही हो रहा है, तब हम किसका यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव केस का यूज करते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दे दिए कि भैया मैंने आईने में खुद को देख लिया, है ना, मैंने आईना देखा, मैंने खुद को देखा, है ना। तो देखने वाला कौन है, मैं, है ना। दिखने वाली कौन हूँ, मैं ही हूँ, ठीक है। तो सोच रहे हो आप कि डूअर ऑफ द एक्शन और रिसीवर ऑफ द एक्शन जब एक ही होते हैं, तब कौन सा केस यूज करते हैं, हम रिफ्लेक्सिव केस यूज करते हैं, ठीक है। एक बार इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि द डूअर एंड द रिसीवर ऑफ एन एक्शन, क्या बोला गया है, डूअर कौन होता है, डूअर हम किसको बोलते हैं, सब्जेक्ट को बोलते हैं। डूअर किसको बोलते हैं, सब्जेक्ट को, है ना। तो सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, डूअर ऑफ द एक्शन होता है ना, काम को करने वाला, ठीक है। तो जब डूअर ऑफ द एक्शन और रिसीवर ऑफ द एक्शन इज द सेम, क्या बोला गया है, इफ द डूअर and the receiver of the action is the same person or thing, use the receiver in reflexive case, है ना। तो ये वाला केस रहता है कि जब आपका डूअर ऑफ द एक्शन और रिसीवर ऑफ द एक्शन सेम हो, है ना। जब आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, उस केस में आप नॉर्मल ऑब्जेक्टिव केस यूज नहीं करते हो। कौन सा यूज करते हो आप, रिफ्लेक्सिव केस यूज करते हो, क्योंकि आपको ऑडियंस को क्लियर करना पड़ेगा कि भैया ये जो काम हो रहा है वो खुद ने खुद पर ही कर लिया है, मैंने खुद को ही थप्पड़ मार लिया है आखिर, है ना। तो ये कहानी क्लियर करने के लिए आप क्या करते हो, रिफ्लेक्सिव केस का यूज करते हो, ठीक है। सो आई होप ये रिफ्लेक्सिव केस आपको क्लियर हुआ होगा। चलो अब इसको लेके हम थोड़े से यहाँ पे क्या करते हैं, एक दो सेंटेंसेस देख लेते हैं कि अच्छा ओके रिफ्लेक्सिव केस क्या है, कैसे सेंटेंस में यूज़ होता है, हमें कैसे समझ में आएगा, ये थोड़ा सा हम सेंटेंसेस की हेल्प से देख लेते हैं। ओके, एक सेकेंड देना मुझे। चलो सेंटेंसेस देखते हैं कि सेंटेंस में हम इसको कैसे यूज करते हैं। पहला सेंटेंस देखें क्या लिखा हुआ, ही अडेप्टेड हिम टू द हार्श क्लाइमेट ऑफ मनाली। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो हमारा मतलब जो भी पर्सन उसकी बात चल रही है, क्या बोला गया है कि ही अडेप्टेड हिम टू द हार्श क्लाइमेट ऑफ मनाली, कि भैया उसने क्या कर लिया, अडेप्ट कर लिया, जो हार्श क्लाइमेट था मनाली का उसमें खुद को क्या कर लिया, अडेप्ट कर लिया। जैसे हम नई नई जगह जाते हैं ना जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना, कोई एक पर्सन है जो नई नई जगह गया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना, और वो पहले कहाँ रहता था, मतलब वहाँ पे रहता था जहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट था, बहुत ज़्यादा ठंड बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ पे नहीं पड़ती थी, ठीक है। तो उसके लिए तो भैया दिक्कत हो जाएगी कि नई क्लाइमेट में जाके वो रह रहा है, वो वहाँ पे खुद को उसको क्या करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, खुद को ढालना पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं, ये थोड़ा सा वर्ड आपको एक क्लियर कर दूं। ठीक है, देखो एक होता है अडेप्ट, है ना, एक होता है अडॉप्ट और एक होता है अडेप्ट, है ना। तो देखो जरा, ये है ADAPT, ये है ADOPT, है ना, और एक है ADEPT,
ठीक है। सो ये क्या होता है भैया, खुद को क्या कर लेना, ढाल लेना। इसका क्या मतलब होता है, ढालना, है ना। किसी मौसम वगैरह के हिसाब से, कहीं के क्लाइमेट के हिसाब से खुद को क्या कर लो, ढाल लो, वहाँ की कंडीशंस के हिसाब से खुद को ढाल लो, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है भैया अडॉप्ट करना, जैसे बोलते हैं ना बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, है ना, अडॉप्ट करना, गोद लेना, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है गोद लेना किसी को, है ना। तो उसके क्या बोलते हैं, अडॉप्ट करना। जैसे जैसे जिनके बच्चे वगैरह नहीं होते वो जाके बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, उसको बोला जाता है ये, ठीक है। और ये क्या है, ये है आपका कि स्किलफुल होना, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा स्किलफुल होना, ठीक है। तो ये है आपका क्या, एडजेक्टिव। और ये दोनों क्या हैं, ये आपके दोनों वर्ब हैं, ये दोनों क्या हैं, वर्ब हैं, ठीक है। सो हम इसकी बात कर रहे थे, सेंटेंस पे आते हैं वापस। ही अडेप्टेड हिम टू द हार्श क्लाइमेट ऑफ मनाली, ठीक है। तो ये क्या हो गया भैया, ये हो गया हमारा वर्ब, ये हो गई वर्ब जी, ये हो गए सब्जेक्ट जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया इनका प्रोनाउन, ठीक है। ये हो गए हमारे ऑब्जेक्ट भैया, ये हमारे प्रीपोजिशन जी हैं, ठीक है। फिर प्रीपोजिशन के बाद ये आ गए हमारे प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट, है ना। हमेशा याद रखना, प्रीपोजिशन अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेता ही लेता है, प्रीपोजिशन बिना ऑब्जेक्ट के नहीं आएगा। कौन होता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट वो होता है प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया भैया, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। कोई सी जगह भैया किसी को हार्श लग रहा है, वहाँ का क्लाइमेट किसी को नहीं लगता, ठीक है, तो ओपिनियन की बात है, ठीक है। ये फिर से आ गया आपका प्रीपोजिशन, और फिर से ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो प्रॉपर नाउन है काइंड ऑफ। माय गॉड, नाउन की स्पेलिंग, ठीक है। फिर अब देखो जरा, है ना, ही अडेप्टेड हिम टू द हार्श क्लाइमेट ऑफ मनाली, है ना, उसने, है ना, उसने खुद को, सिंपल सी बात है, खुद की बात चल रही है ना, कि खुद को क्या कर लिया, अडेप्ट कर लिया भैया, हार्श क्लाइमेट जो था वहाँ का मनाली का, उसके हिसाब से ना, मनाली में बहुत ज़्यादा सर्दी वर्दी पड़ती है, तो उसके हिसाब से उसको खुद को क्या किया होगा, अडेप्ट कर लिया होगा, है ना। तो अब सेंटेंस में देखो हिम लिखा है ना, तो हिम से हमें ये क्लियर हो रहा है कि खुद को अडेप्ट कर लिया या किसी और को अडेप्ट कर लिया। अब सिंपल सी बात है कि भैया हम किसी और को थोड़ी ना अडेप्ट करा सकते हैं कि भैया देखो तुम मनाली के हिसाब से आओ, तुम्हें हम अडेप्ट करा देते हैं कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आओ तुम्हें हम क्या करा देते हैं, अडेप्ट करा देते हैं कि तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ऐसा तो पॉसिबल नहीं, हम खुद को ही अडेप्ट करा सकते हैं कि ठीक है यहाँ अब हम रह रहे हैं तो उसके हिसाब से थोड़े टाइम में हम क्या कर लें, खुद को वहाँ पे अडेप्ट कर लें क्लाइमेट के हिसाब से, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, उसने खुद को अडेप्ट किया होगा, तो इस हिम से, ये जो हिम यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है ना, इससे कहीं भी क्लियर नहीं हो रहा है कि वो खुद की बात कर रहा है। इस हिम को देख के कहीं भी क्लियर नहीं हो रहा है कि वो खुद की बात कर रहा है। इस हिम से हम सोच सकते हैं कि किसी और की बात भी चल रही हो या खुद की बात भी चल रही हो, कन्फ्यूजन तो है ना। पर सिंपल सी बात है कि खुद को ही अडेप्ट किया होगा, किसी और को तो हम करा नहीं सकते भैया आओ तुम्हें मौसम के हिसाब से ढाल देते हैं, वो तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो खुद को ही किया होगा, तो इस हिम की जगह पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमारा रिफ्लेक्सिव केस यूज करना पड़ेगा, तब ये बात क्लियर होगी कि किसकी बात चल रही है, वो खुद की बात ही कर रहा है, ठीक है। सो आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेनी है कि जब एक्शन का ट्रांसफर किसी और पर ना होकर खुद पर ही हो जाए, वहां पे किसको यूज करते हैं हम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा डूअर रहता है और जो हमारा रिसीवर रहता है वो सेम रहते हैं, है ना। यहाँ पे डूअर भी वही होता है और वही रिसीवर रहता है। जैसे आई प्रोटेक्टेड माई सेल्फ, मैंने खुद को बचा लिया, ठीक है, आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ, है ना, मैंने खुद को प्रिपेयर किया, याद रखना। तो यहाँ के केस में हम नॉर्मल जो हमारे ऑब्जेक्टिव केस रहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस जैसे हमारा सब्जेक्टिव केस रहता है ही, ऑब्जेक्टिव केस क्या रहता है, हिम, है ना। ये टेबल देखो, है ना, हाँ, ये हमारा सब्जेक्टिव केस रहता है ही, ऑब्जेक्टिव केस रहता है हिम, सब्जेक्टिव केस रहता है शी, ऑब्जेक्टिव केस रहता है हर, है ना, और सब्जेक्टिव केस रहता है वी, ऑब्जेक्टिव केस रहता है अस। तो ये जो नॉर्मल ऑब्जेक्टिव केस है, इस केस में जब हमें, मतलब इस केस में जब आपका डूअर ऑफ द एक्शन और रिसीवर ऑफ द एक्शन सेम हो,
जब आपका डूअर ऑफ द एक्शन और रिसीवर ऑफ द एक्शन सेम हो, मतलब आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, इस केस में आप ये नॉर्मल ऑब्जेक्टिव केस यूज नहीं कर सकते, है ना। मैं फिर से बोलूंगी कि जब आपका डूअर ऑफ द एक्शन और रिसीवर ऑफ द एक्शन, मतलब जब आपका सब्जेक्ट और आपका ऑब्जेक्ट सेम हो, एक ही हो, तब आप ये नॉर्मल ऑब्जेक्टिव केस यूज नहीं कर सकते, आपको रिफ्लेक्सिव केस का यूज करना पड़ता है। बस इतनी ही सी बात है ना। इसलिए हम किसका यूज करते हैं, हमारी रिफ्लेक्सिव नाउन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बात हमें क्लियर हो गई, हमने देख लिया है कि इस तरीके से हमारे सेंटेंस में क्या होता है भैया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज रहता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम मुझे क्या वहां पे मतलब वो क्या बोलते हैं चमत्कार हो रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा, है ना। तो मैं बोलती हूँ कि सेंटेंस को सॉल्व करके ही पता चलेगा, है ना। कुछ ऐसी वर्ब रहती हैं, है ना, जो अपने साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेंगी। मतलब सिंपल सी बात है कि उनको आप इसलिए यूज़ करते हो ताकि वो जो भी काम है वो आप खुद पे ही करते हो, है ना। वहाँ पे मतलब वो वर्ब यही बताती हैं कि वो काम खुद पर ही हो रहा है। तो वो वर्ब के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, एक और सेंटेंस से उसको डिस्कस करते हैं। क्या बोला गया है, आई कांट पुट मी इन डेंजर फॉर यू। है ना। तो क्या बोला है सेंटेंस में, क्या बोला जा रहा है कि भैया मैं तो खुद को जोखिम में नहीं डालूंगा तुम्हारे पीछे, है ना। मैं तो तुम्हारे चक्कर में खुद को जोखिम में नहीं डालूंगा, है ना। आई कांट पुट मी इन डेंजर फॉर यू, है ना, कि मैं खुद को डेंजर में, खुद को खतरे में नहीं डालूंगा तुम्हारे चक्कर में। ठीक है, तो देखो जरा इसको ब्रेक डाउन करते हैं हम। ये हो गया सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, आई है तो प्रोनाउन, है ना। फिर ये आपकी हेल्पिंग वर्ब और साथ में क्या है आपका एडवर्ब ऑफ नेगेशन, है। नॉट जो आ रहा है वो क्या है आपका एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ठीक है, पुट क्या हो गई आपकी वर्ब हो गई। ठीक है, ये क्या हो गया, मी आपका ऑब्जेक्ट हो गया भैया। आई कांट पुट वॉट, क्या पुट नहीं कर सकते भैया, इसको नहीं पुट कर सकते, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका प्रोनाउन, है ना। इन क्या हो गया आपका प्रीपोजिशन हो गया। ये आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया है। ठीक है, फिर क्या आ गया आपका, ये आ गया है आपका फिर से प्रीपोजिशन, और ये आ गया है आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये है प्रोनाउन, और ये है आपका नाउन। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है नाउन। ठीक है, सो देखो सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है। सेंटेंस का मीनिंग ये निकल रहा है कि आई कांट पुट मी इन डेंजर फॉर यू, कि मतलब मैं खुद को तुम्हारे चक्कर में डेंजर में नहीं डालूंगा, जोखिम में नहीं डालूंगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जब ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो डूअर ऑफ द एक्शन है और जो रिसीवर ऑफ द एक्शन है वो सेम है ना, है ना भैया, कि मैं खुद को तुम्हारी वजह से जोखिम में नहीं डालूंगा, है ना। तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है ना। याद रखना है आपको हमेशा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं। अब इस बात को मैं 10 बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके बाद हमें एक और केस डिस्कस करना है प्रोनाउन का, एम्फेटिक प्रोनाउन हमें यूज डिस्कस करनी है, और वो बिल्कुल सेम होती हैं, बिल्कुल एज इट इज होती हैं, स्पेलिंग सेम, प्रोनाउंसिएशन सेम, है ना। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ध्यान रखो कि यहाँ पे जो आपका रिफ्लेक्सिव केस रहता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रहता है, वहाँ पे क्या होता है कि जो आपका सब्जेक्ट रहता है और जो आपका ऑब्जेक्ट रहता है वो सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भैया यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है। वो बोल रहा है कि भैया मैं खुद को तो मतलब डेंजर में नहीं डाल सकता तुम्हारे चक्कर में, है ना। तो वो नहीं डाल सकता, वो बचाना किसको है, खुद को ही बचाना चाहता है कि भैया मैं खुद को ना डालूं, है ना। तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे डूअर ऑफ द एक्शन और रिसीवर ऑफ द एक्शन सेम है ना। तो जिस केस में हमारा जो सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट, जो हमारा डूअर ऑफ द एक्शन रहता है और रिसीवर ऑफ द एक्शन रहता है वो सेम रहते हैं, वहाँ पे हम नॉर्मल ऑब्जेक्टिव केस यूज नहीं करते हैं, वहाँ पे हम नॉर्मल ऑब्जेक्टिव केस यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारे इस टेबल में आई का जो सब नॉर्मल ऑब्जेक्टिव केस है, आई हमारा सब्जेक्टिव केस है, और आई का जो नॉर्मल ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या है, मी है ना। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में, है ना, जब ऐसी कंडीशन हो कि आपका सब्जेक्ट और आपका ऑब्जेक्ट सेम हो, एक ही पर्सन हो, एक ही चीज़ हो, उस केस में क्या होता है, वहाँ पे हम नॉर्मल ऑब्जेक्टिव केस यूज़ नहीं करते, वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव केस यूज़ करते हैं।
तो रिफ्लेक्सिव केस हमें यूज़ करना पड़ेगा, तो हम किसको यूज़ करेंगे, माई सेल्फ को। तो यहाँ पे मी की जगह क्या आ जाएगा, मी को हमें हटाना पड़ेगा और यहाँ पे आ जाएगा माई सेल्फ, है ना। सो इस तरीके से सेंटेंस में हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम करते हैं ना। बहुत इजी है, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक बार क्लियर हो जाएगा ना तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो कुछ ऐसे वर्ब्स हम देख लेते हैं जो अपने साथ में क्या लेती हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती हैं, ठीक है। तो ये कुछ वर्ब्स हैं जो जनरली अपने साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेंगी, ठीक है। तो देखो एक अडेप्ट होती है जिसका मतलब होता है टू एडजस्ट और मॉडिफाई, खुद को एडजस्ट कर लेना, है ना, अब उस चीज़ों के हिसाब से खुद को मॉडिफाई कर लेना, ठीक है, कंडीशंस के हिसाब से। एक होता है एवेंज, एवेंज का मतलब होता है टू टेक रिवेंज, है ना, मतलब ये खुद से ही रिवेंज लेने के लिए लेकिन यूज़ होगा, किसी और से रिवेंज नहीं लेंगे, खुद से ही रिवेंज लेना। तब हम क्या यूज़ करेंगे उसके साथ में, उसके साथ हम यूज़ करेंगे हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। ऐसे ही अम्यूज़ का वर्ड होता है टू इंटरटेन, है ना, पर जब हम खुद को इंटरटेन करेंगे उसके इसमें हम उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे, ठीक है। अवेल का मतलब होता है टू मेक यूज़ ऑफ, किसी चीज़ का यूज़ करना, ठीक है। प्राइड, प्राइड का मतलब होता है टू टेक प्राइड और फील सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट है हमारा एग्जर्ट, एग्जर्ट का मतलब होता है टू मेक अ स्ट्रॉन्ग एफर्ट, है ना, कोई अपनी साइड से एक स्ट्रॉन्ग एफर्ट लगाना। अपसेंट मतलब होता है टू स्टे अवे डेलिबरेटली, मतलब जानबूझकर किसी चीज़ का हिस्सा नहीं बनना, किसी चीज़ से अपसेंट रहना। डेलिबरेटली का क्या मतलब होता है, जानबूझकर। जानबूझकर मतलब आई नो यू डेलिबरेटली डिड इट, मुझे पता है तुमने जानबूझकर ऐसे किया है, ठीक है, डेलिबरेटली, ओके। एक्वेट क्या होता है, टू परफॉर्म और बिहेव वेल, और रिकंसाइल मतलब होता है टू मेक वन सेल्फ एक्सेप्ट, ठीक है। तो जनरली इन वर्ब्स के साथ में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हो ताकि थोड़ा सा माइंड में रहे कि अच्छा हो गया, हाँ यहाँ पे केस हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब हमने बात कर ली हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, अब हमारे एक और प्रोनाउन की बात आ गई है जो है हमारे एम्फेटिक प्रोनाउन, ओके। सो अब कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है, एक्चुअली आपके जो एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं ना बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, किसकी तरह, आपकी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह। मैम दोनों ही सेम है तो पता कैसे चलेगा कि मतलब कब हमारा सेंटेंस में एम्फेटिक प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, कब हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ हो रहा है। वही तो कहानी, वही तो क्लियर करनी है, उसी के लिए तो ये क्लास चल रही है कि आपको ये क्लियर हो सके कि दोनों बिल्कुल सेम होंगे। देखो यहाँ पे देखो एम्फेटिक का मैंने यहाँ पे चार्ट बना के रखा है, दिख रहा है आपको, मतलब ये हमने यहाँ पे टेबल बना के रखा है। तो एम्फेटिक में देखो माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, दिख रहा है। तो मैम अभी तो पढ़ाया था आपने रिफ्लेक्सिव, है ना, ऐसा ही तो दिखता है, उसमें कुछ भी तो अलग नहीं था। और एम्फेटिक में भी आपने सेम लिख दिया जी, है ना, सेम इसलिए लिख दिया क्योंकि सेम ही होते हैं, है ना, सेम ही होते हैं, डिक्टो होते हैं, और स्पेलिंग भी सेम रहेगी, प्रोनाउंसिएशन भी सेम रहेगा, है ना। अब चेंजेस क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे यूज़ में कि हम इनको यूज़ कैसे करते हैं सेंटेंस में, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि ये जो आपके एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं इनका काम रहता है इस बात पे जोर देना कि सब्जेक्ट ने ही ऐसा किया था, है ना। इस ध्यान से सुनना मेरी बात को कि एम्फेटिक प्रोनाउन का काम क्या रहता है, इस बात पर जोर देना कि ये काम मैंने खुद किया था, है ना, कि ये काम मैंने खुद किया था। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, काम को करने वाला जिस पर काम हो रहा है वो सेम होता है, पर यहाँ पे ऐसी कहानी नहीं। यहाँ पे बस हमें जोर देना है, हमें स्ट्रेस देना है, हमें एम्फेसिस देना है। क्या एम्फेसिस देना है, हमने किया है ये, है ना। तो मम्मी बोलती अच्छा 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 झाड़ू लगाया है ना, तो दीदी बोलती मम्मी मैंने लगाई झाड़ू, है ना, मैंने खुद ने लगाई है झाड़ू, है ना। तो गेटिंग, समझ रहे हो यहाँ पे। तो जो एम्फेटिक हमारे प्रोनाउन का केस रहता है वहाँ पे क्या रहता है कि आप एम्फेसिस दे रहे हो, किस बात पे एम्फेसिस दे रहे हो कि सब्जेक्ट ने काम वो खुद किया है ना, सब्जेक्ट ही है जिसने वो काम किया है, सब्जेक्ट ने वो काम खुद किया है, इस बात पे हम क्या कर देते हैं, एम्फेसिस देते हैं ना। रिफ्लेक्सिव के केस में ऐसा नहीं रहता। रिफ्लेक्सिव के केस में ऐसा रहता है कि जो काम कर रहा है और जिस पर काम हो रहा है वो सेम होते हैं, मतलब डूअर ऑफ द एक्शन और रिसीवर ऑफ द एक्शन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। पर जो हमारा एम्फेटिक रहता है उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम नहीं होते, है ना, इसकी हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे रिफ्लेक्सिव का केस हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव केस में क्या हो रहा था कि जो डूअर ऑफ द एक्शन है वो जो रिसीवर ऑफ द एक्शन था वो क्या था, सेम था, है ना।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो आपका सब्जेक्ट है वही आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपका सब्जेक्ट है वही आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपका सब्जेक्ट है वही आपका ऑब्जेक्ट है, मतलब जो आपका डूअर रहेगा और जो आपका रिसीवर रहेगा वो सेम रहता है ना। ये किसका केस है आपका, ये आपका केस है रिफ्लेक्सिव का, कि जो आपका डूअर रहेगा और जो रिसीवर रहेगा, डूअर और जो आपका रिसीवर रहता है वो क्या रहते हैं, वो सेम ही रहते हैं, मतलब उसमें कुछ भी बदलाव नहीं आने वाला है ना। भैया मैंने खुद को प्रिपेयर किया, मैंने खुद को प्रिपेयर किया है ना, तो प्रिपेयर करने वाली कौन, मैं, प्रिपेयर हो कौन रहा है, मैं, ठीक है ना। उन्होंने खुद को प्रोटेक्ट किया, तो प्रोटेक्ट करने वाले कौन, वो खुद, है ना। किसको प्रोटेक्ट किया, खुद को, ठीक है, गेटिंग। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहता है। बट अगर हम बात कर लें किसकी, एम्फेटिक की, है ना, एम्फेटिक प्रोनाउन के केस में क्या रहता है कि जो आपका डूअर रहता है और जो रिसीवर रहता है वो दोनों ही अलग अलग होते हैं, है ना। फिर से ध्यान से सुनो कि आपका जो एम्फेटिक प्रोनाउन रहता है उसमें क्या रहता है कि जो आपका डूअर रहेगा और जो आपका रिसीवर रहेगा वो दोनों ही अलग अलग रहते हैं। बस हमें एम्फेसाइज करना रहता है, हमें इस बात पे जोर देना रहता है कि हमने ही ये काम किया था, गेटिंग, है ना। जैसे सिंपल सी बात है कि पड़ोस वाले अंकल ने, आप मतलब टीनेज वाले जनरली बच्चे कुछ ऐसे रहते हैं कि अगर कंपनी सही नहीं है ना तो सिगरेट वगैरह पीना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और आपके पड़ोस के अंकल ने देख लिया आपके दोस्तों के साथ में आपको, है ना, और आके घर पे बता दिया, आपके घर पे आके पापा को बता दिया, अरे वो दोस्तों के साथ खड़ा था और सिगरेट वगैरह पी रहा था, ठीक है। तो आप गए घर पे, पूछा पापा ने कि क्यों सिगरेट वगैरह पी रहे थे, तो नहीं पापा ऐसे काम मैं तो करते ही नहीं हूँ, मैं तो राम भगवान बन के पैदा हुआ हूँ आपके घर में, ऐसे काम मैं कैसे करूँगा, ठीक है। ऐसे मतलब इसी तरीके से वॉइस बोलते हैं, अपने पॉइंट को रखते हैं, ठीक है। अंकल वहीं बैठे हैं बिल्कुल साइड में, अरे मैंने खुद देखा है, आई माई सेल्फ सॉ यू, मैंने खुद देखा था तुम्हें, मैंने खुद देखा था तुम्हें, है ना। तो स्ट्रेस दिया ना कि भैया ये जो काम है वो सब्जेक्ट ने खुद किया, बोलते मैंने खुद देखा था, है ना। तो क्या होता है कि एम्फेटिक प्रोनाउन में जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रेस डाल डाल के बताता है कि भैया उसने ये काम खुद किया है। लेकिन जो मेजर डिफरेंस है उस बात को आप माइंड में रखिए कि भैया एम्फेटिक प्रोनाउन के केस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो सेम है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है आपके, सेम है। इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये है हमारा क्या, वर्ब, है ना, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, डूअर ऑफ द एक्शन, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, प्रोनाउन, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, ठीक है। पर है क्या हमारा, ये है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि जो आपका सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है वो सेम है, सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट वो सेम है, किस केस में, आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि एम्फेटिक प्रोनाउन कैसे अलग है, मतलब आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, इसी चीज़ को मुझे अभी के अभी आपको 2-3 बार बताना पड़ेगा, तब जाके माइंड में कुछ बैठेगा, क्योंकि 2-3 चीज़ें आ जाती हैं ना जब हम इसको पढ़ते हैं ना, तो 2-3 डाउट तो माइंड में आते ही आते हैं, बस थोड़ा सा टाइम लो, अभी सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एम्फेटिक प्रोनाउन की थोड़ी सी बात करते हैं कि एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है। भैया एम्फेटिक प्रोनाउन में हम क्या करते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट रहता है वो इस बात को चीख चीख के बताता है कि मैंने ही ये किया है ना। तो ये नहीं है कि यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहेगा। जैसे मैं बात कर लूँ कि एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन इज यूज्ड टू एम्फेसाइज, है ना, ये स्ट्रेस डालने के लिए स्ट्रेस डाला जाता है इस बात पे कि भैया ये जो काम है वो सब्जेक्ट ने खुद किया है। जैसे अंकल आपने आके घर पे मना कर दिया, है ना, आपकी बात नहीं कर रही मैं, किसी भी लड़के की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वो लड़के ने आके मना कर दिया, नहीं पापा मैं कहाँ, मैं तो सिगरेट पीता ही नहीं, मैंने तो देखी नहीं सिगरेट होती क्या है ना। अंकल वहीं बैठे हैं, इसको देखे नहीं कि अंकल बैठे, अरे भाई साहब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, है ना, भाई साहब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था अपने दोस्तों के साथ में सिगरेट पी रहा था, ये इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या स्ट्रेस डाला जा रहा है, अंकल बोलते हैं आई माई सेल्फ सॉ यू, है ना। सेंटेंस कैसा बनेगा, आई माई सेल्फ सॉ यू, है ना। तो ये क्या है भैया, यहाँ पे ये जो केस है ये है एम्फेटिक प्रोनाउन का। किसका केस है ये, एम्फेटिक प्रोनाउन का। यहाँ पे ये क्या किस चीज का काम कर रहा है, ये एम्फेटिक प्रोनाउन का काम कर रहा है ना। और ये जो पुराना वाला सेंटेंस देखा था, देखो जरा, तो यहाँ पे आपका ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था वो कहाँ आता है, वो आता है वर्ब के बाद में। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो क्या बनने का काम करता है, वो ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, ठीक है।
है ना, याद रखना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, एकदम दिमाग में इसको बिठा लेना कि जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट बनने का काम। नींद में उठा के भी कोई आपसे पूछे ना क्या काम करता है आखिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो आपके माइंड में क्या जाना चाहिए कि ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। क्या करता है, ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, ठीक है। तो जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। देखो अब यहाँ पे जब जोर दिया जा रहा है कि भैया आई माई सेल्फ सो यू, है ना, अब अंकल बोल रहे हैं अरे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था यार, तुम क्या बात कर रहे हो, आई माई सेल्फ सो यू। तो ये यहाँ पे क्या है, देखो आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग है ना। ये क्या है आपका, अगर हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो ये है आपका सब्जेक्ट और ये क्या है आपका वर्ब और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, आई और यू, ये दोनों अलग अलग हैं। सो एम्फेटिक प्रोनाउन के केस में क्या होता है कि आपका जो सब्जेक्ट रहता है और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग होते हैं, पर रिफ्लेक्सिव में ऐसा नहीं होता। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो खुद ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम सेम होते हैं, पर एम्फेटिक में ऐसा नहीं होता। एम्फेटिक में क्या होता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे किसका काम कर रहा है, ये एम्फेटिक प्रोनाउन का काम कर रहा है। क्या क्या एग्जैक्टली काम क्या है कि यहाँ पे जब हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो पर्पज़ ये रहता है कि सब्जेक्ट इस तरीके से एम्फेसाइज करके बताता है कि देखो मैंने खुद ने देखा था, है ना, आई माई सेल्फ डिड दैट, अरे मैंने खुद किया ये काम। जैसे टीचर बोले अरे होमवर्क तो बहुत अच्छा किया है, क्या हैंड राइटिंग, यस आई माई सेल्फ डिड दैट सर, अरे मैंने खुद ही किया है सर, किसी ने हेल्प नहीं की, खुद ही किया है, मतलब पूरा क्रेडिट, है ना, भले ही दीदी से लिखवा लिया हो घर पे जाके। ओके सो इस तरीके से हम किसका यूज़ करते हैं, हमारे एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं, इसको ढंग से समझेंगे कि अभी जब यहाँ पर डिस्कस किया गया है तो एकदम माइंड में ऐसी क्लियर इमेज होनी चाहिए कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, ये एम्फेटिक होता है, ठीक है। तो एम्फेटिक प्रोनाउन इज यूज्ड टू एम्फसाइज स्ट्रेस द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। इट टेल्स अस हु एग्जैक्टली डिड द वर्क, है ना, हम ये बताते हैं, ये किसके बारे में बताएगा कि भैया एग्जैक्टली किसने काम किया है, ठीक है। एंड एड्स एक्स्ट्रा फोर्स टू सब्जेक्ट, है ना, और एक्स्ट्रा फोर्स मतलब एकदम भैया मैंने खुद किया है, मैंने खुद देखा है, अरे मैंने खुद सुना है ना। मम्मी, जैसे सिंपल सी बात है कि मम्मी वो आंटी ना बुराई कर रही थी, है ना, फिर आपने आके घर पे आके बता दी, मम्मी चली गई, क्यों दीदी आप ऐसा बोल नहीं थे हमारे बारे में, तो बोल नहीं दीदी हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला, किसने बताया आपको, है ना। तो आप जाके बोल दो अरे मैंने खुद सुना था आंटी, आप बोल रही थी मम्मी के बारे में, आई माई सेल्फ हर्ड दैट, अरे मैंने खुद सुना था, है ना। तो इस तरीके की बातें हम किस में करते हैं, हमारे एम्फेटिक प्रोनाउन के केस में करते हैं ना। इट इज़ यूजुअली प्लेस्ड जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट, है ना, किसके बाद रखा जाता है इसको, सब्जेक्ट के बाद में। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये क्या है हमारी एम्फेटिक प्रोनाउन, है ना, और इसको कहाँ पे प्लेस किया गया है, इसको प्लेस किया गया है जस्ट सब्जेक्ट के बाद में, है ना। तो ये जो हमारी एम्फेटिक प्रोनाउन की पोजीशन रहती है ना, वो क्या होती है, वो जस्ट सब्जेक्ट के बाद में होती है ना। यहाँ पे भी देखने को मिल सकती है आपको, या ऐसे भी देखने को मिल सकती है। है ना, तो ये भी आपके एम्फेटिक है ना। तो एम्फेटिक के केस में क्या हो जाता है, एम्फेटिक प्रोनाउन के केस में कि आपको जो आपका एम्फेटिक प्रोनाउन है उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी कि या तो वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट के जस्ट बाद एम्फेटिक प्रोनाउन देखने को मिलेगी, या आपको ऑब्जेक्ट के बाद देखने को मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ पे देखो ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बाद आपको ये आपकी एम्फेटिक प्रोनाउन देखने को मिली है। तो इसकी पोजीशन वेरी करती है ना, सब्जेक्ट के बाद भी देखने को मिल जाएगी और ऑब्जेक्ट के बाद भी देखने को मिल जाएगी। दोनों केस में ये एम्फेटिक प्रोनाउन का काम कर रही है ना, दोनों केस में ये एम्फेटिक प्रोनाउन का काम कर रही है। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट दूसरा है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि एम्फेटिक प्रोनाउन के केस में आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ऐसा नहीं होता, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, ठीक है। इसको हम ढंग से समझेंगे, इसको हम अच्छे से रिवाइज करेंगे, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, ये थोड़ी सी क्या किया है इन्होंने, अच्छा ओके ठीक है। चलो अब देखो ज़रा, मुझे पता है कि खिचड़ी पक रही है थोड़ी सी, है ना, उसमें क्लियरिटी कैसे आएगी, जब हमें डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर होगा। एक बार डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना कि एम्फेटिक प्रोनाउन में और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आखिर डिफरेंस क्या है ना, क्योंकि दिखते तो सेम ही है,
सिंपल सी बात है मैम, स्पेलिंग सेम है मैम, प्रोनाउंसिएशन सेम है, और क्या क्या डिफरेंस आ क्या रहा है बताओ ज़रा, क्लियर करो, है ना। तो सिंपल सी बात है, एक ही चीज़ का डिफरेंस आता है कि वो क्या, कि जब हम बात करें हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, तो उस केस में क्या होता है कि डूअर रिसीवर क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, है ना। ग्रामेटिकल यूज में डिफरेंस आ सकता है, मतलब सिंपल सी बात है, जब स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो अलग क्या है, अलग क्या है, ग्रामेटिकल यूज अलग है ना। और उस ग्रामेटिकल यूज को क्लियर तरीके से समझने के लिए हम पहले क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में क्या होता है, डूअर एंड डूअर एंड रिसीवर आर सेम, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान से देखो कि क्या डिफरेंस आ रहा है ना, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखो। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लेना, क्या कि अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करते हैं, अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो क्या होता है, डूअर और रिसीवर क्या होते हैं, सेम होते हैं, डूअर और रिसीवर क्या होते हैं, सेम होते हैं। और वही अगर हम एम्फेटिक प्रोनाउन की बात करते हैं तो डूअर और रिसीवर सेम नहीं होते, है ना। एम्फेटिक प्रोनाउन में डूअर और रिसीवर सेम नहीं होते हैं, है ना। बट हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में डूअर और रिसीवर क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ना। मतलब यही एक लाइन आपको क्लियर करेगी कि अच्छा ये अलग था, ओके ठीक है। उसके बाद फिर पोजीशन की बात, जैसे मैंने आपको पहले बता दी कि जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है आफ्टर द मेन वर्ब, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है ना। तो ऑब्जेक्ट किसके बाद आता है, ऑब्जेक्ट आता है वर्ब के बाद में। तो पोजीशन कहाँ होगी हमारी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की पोजीशन होगी वर्ब के बाद में, क्योंकि ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद में ही आता है, ठीक है। और अगर इसकी पोजीशन की बात करें हमारे किसकी, एम्फेटिक प्रोनाउन की, तो बिफोर द मेन वर्ब भी हो सकती है ना। हमने एक एग्जांपल देखा था अभी, है ना। तो यहाँ पे देखो ये हमारी मेन वर्ब है ना, सो हमारी मेन वर्ब है, उसके पहले हमें एम्फेटिक प्रोनाउन देखने को मिल गई, ठीक है। और फिर इसकी दूसरी पोजीशन आफ्टर द ऑब्जेक्ट भी हो सकती है ना, आफ्टर द ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, ठीक है। तो हमने दो इसी एग्जाम्पल को मैंने लिख के बताया। तो देखो आई सॉ यू माई सेल्फ, तो ये भी यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन का ही काम कर रहा है, पर कहाँ पे हमने इसकी पोजीशन चेंज कर दी, कहाँ पे लगाया इसको, ऑब्जेक्ट के बाद में। तो ये पोजीशन चेंज होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। जब आप उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हो तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपके ऑब्जेक्ट के बाद में भी आ सकती है और वो आपके सब्जेक्ट के बाद में भी आ सकती है, लेकिन काम तो वो एक ही करेगी, काम तो वो वही करेगी। क्या काम करेगी, एम्फेटिक प्रोनाउन का, है ना। स्ट्रेस डालना है, उसको बताना है भैया मैंने खुद किया है ना। मम्मी बोलेंगी अरे ये इतना अच्छा खाना किसने बनाया, तो दीदी का बोलेगी आई माई सेल्फ कुक्ड इट, है ना। मम्मी मैंने बनाया था यार, आप भी ऐसी बात कर रही है, तो स्ट्रेस आता है ना कि भैया माई सेल्फ, मैंने खुद किया ये काम। तो जब आपको स्ट्रेस डालना हो कि सब्जेक्ट ने ये काम खुद किया है, तब आप किसका यूज़ करते हो, एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ करते हो, ठीक है। डोंट वरी, इसको ढंग से समझेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करके क्लियर करेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेंटेंस देखो जरा, एम्फेटिक प्रोनाउन इट इज़ यूज्ड टू एम्फसाइज दैट द एक्शन वाज डन बाय द सब्जेक्ट हिमसेल्फ, है ना। मतलब इस बात पे जोर दिया जाता है कि भैया एक्शन तो हमने ही किया है ना। मतलब मम्मी जैसे मतलब सेम एग्जांपल मैंने 2-3 आपको बता दिए कि मैंने ये खुद किया, है ना। मैंने खुद डिलीवर किया ये लेटर, है ना। जैसे लेटर किसी को मिल जाए, अरे मैं खुद ही गया था डिलीवर करने के लिए, आई माई सेल्फ डिलीवर्ड इट, है ना। बोलिंग थैंक यू, टाइमली आ गया, थोड़ा सा ये जो लेटर है टाइमली आ गया, थैंक यू सो मच। अरे आई माई सेल्फ डिलीवर्ड इट, मैंने खुद किया था ये काम, ठीक है। तो वो क्रेडिट लेने वाली, अरे मैंने खुद किया है, मैंने खुद ये रूम क्लीन किया है, आई माई सेल्फ क्लीन इट, है ना। हमारे पापा आ गए, अरे रूम तो अच्छे से जमा कर रखा है, आई माई सेल्फ क्लीन इट, है ना। जबकि मम्मी ने पूरा काम करके रखा हो, है ना, लेकिन क्रेडिट तो हम ले लेंगे। सो इस तरीके से एम्फेसाइज डालने के लिए कि ये काम सब्जेक्ट ने खुद ही किया है, तब हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ये सेंटेंस देखो, आई सॉ माई सेल्फ, है ना। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि भैया आई सॉ माई सेल्फ, मैंने खुद को देखा, है ना। इस सेंटेंस का क्या मतलब है, मैंने खुद को देखा। ध्यान से देखना, हिंदी का वर्ड मीनिंग आपको करना पड़ेगा, है ना। सेंटेंस का आपको हिंदी मीनिंग निकालना पड़ेगा, है ना। हिंदी मीनिंग आपको निकालना पड़ेगा। आई सॉ माई सेल्फ, मैंने खुद को देखा। तो देखने वाले कौन, आप, दिखने वाले कौन, आप, है ना। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है। कौन सा केस आएगा, रिफ्लेक्सिव का केस आएगा। किसका केस आएगा, रिफ्लेक्सिव का केस। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। तो यहाँ पे देखो जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, ठीक है। कि मैंने खुद को देखा, यहाँ माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। जो आपका माई सेल्फ यूज किया है सेंटेंस में वो क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब दूसरा केस देखो, आई माई सेल्फ सो यू, अरे मैंने खुद देखा था, मैंने खुद देखा था। अंकल ने बोल दिया अरे मैंने खुद देखा था ये
सिगरेट पी रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ में। अरे भाई साहब क्या बात कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है, मैंने खुद देखा था ये सिगरेट पी रहा था, ठीक है। सो आई माई सेल्फ सॉ यू, ठीक है, तो मैंने खुद तुझे देखा। तो यहाँ पे देखो आप कि आई आपका सब्जेक्ट है ना। इस सेंटेंस को मैं अलग ही लिख देती हूँ। ओके, इसको तो हम ब्रेक डाउन कर चुके हैं ना पहले, ये मिट गए हैं। है ना, ये क्या है आपका, ये वर्ब है, ठीक है। तो ये देखो, ये सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है ना। एम्फेटिक में ऐसा नहीं होता, आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बट हमें स्ट्रेस डालना है भैया, हमने ये काम किया था, तब हम क्या यूज़ करते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा आपको क्लियर हुआ होगा कि अच्छा ओके, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, ठीक है मैम। लेकिन सेंटेंस में कैसे पता चल जाएगा, बिल्कुल सेंटेंस में कैसे पता चल जाएगा, तो ये डिफरेंस है ना, ये इस डिफरेंस है। कौन से वाले डिफरेंस है, ये जो अपन ने डिफरेंस देखे हैं अभी, क्या कि जब हमारे सेंटेंस की हम बात कर लें तो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में डूअर और रिसीवर क्या होते हैं, सेम होते हैं, है ना। अगर आपको सेंटेंस में डूअर और रिसीवर सेम दिखाई दे रहे हैं, है ना, अगर आपको सेंटेंस में डूअर और रिसीवर सेम दिखाई दे रहे हैं, ये है आपका डूअर और ये है आपका रिसीवर, तो डूअर और रिसीवर जब आपको सेम दिखाई दे रहे हैं तो वो केस क्या होगा, किसका केस होगा, वो केस होगा रिफ्लेक्सिव का, है ना। लेकिन अगर आपको डूअर और रिसीवर सेम नहीं दिखाई दे रहे हैं, है ना, हमारे एम्फेटिक का केस क्या था, एम्फेटिक का केस क्या था कि डूअर एंड रिसीवर आर नॉट सेम, है ना। एम्फेटिक प्रोनाउन जो होता है उसमें डूअर और रिसीवर सेम नहीं होते, हम बस सब्जेक्ट पे स्ट्रेस डालते हैं कि ये काम सब्जेक्ट ने खुद किया है, मैंने खुद ये कमरा क्लीन किया है, मैंने खुद बोर्ड पे लिखा है, मैंने खुद पढ़ाया है, अरे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो ये किसका केस है, ये केस है हमारे एम्फेटिक प्रोनाउन का, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा, क्या लिखा है, आई माई सेल्फ सॉ यू, तो ये सब्जेक्ट और यू अपना ऑब्जेक्ट है ना, ये है सब्जेक्ट और यू हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये माई सेल्फ हमारा क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, और सेंटेंस में इनकी पोजीशन देख के, सेंटेंस का मीनिंग निकाल के हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि अच्छा ओके ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ओके हाँ ऑब्जेक्ट बन रहा है। ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, अरे ऑब्जेक्ट बनने का काम तो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करता है ना, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओ यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यार सब्जेक्ट पे एम्फसाइज किया जा रहा है कि ये काम सब्जेक्ट ने खुद किया, अरे सब्जेक्ट ने खुद देखा था ना, अरे मैंने तो खुद देखा था ना। तो जब हमें सब्जेक्ट पे एम्फसाइज करना हो कि ये काम सब्जेक्ट ने खुद किया, उस केस में हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं, और हमें पोजीशन भी क्लियर है कि जो हमारी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रहती है वो कहाँ आती है, ऑब्जेक्ट के बाद में, सॉरी वर्ब के बाद में आती है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके बाद में आती है, वर्ब के बाद में, और ऑब्जेक्ट बनने का काम करती है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करती है, ऑब्जेक्ट बनने का काम करती है। लेकिन वही अगर हम एम्फेटिक प्रोनाउन की बात करें तो ये सब्जेक्ट के बाद में भी आ सकती है और ऑब्जेक्ट के बाद में भी आ सकती है। दोनों ही केसेस, ये दोनों ही केस किसके हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन के। पोजीशन बदलने से कुछ भी नहीं बदलेगा क्योंकि ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो पोजीशन बदलने से कुछ भी नहीं बदलेगा एम्फेटिक प्रोनाउन के केस में, है ना। सब्जेक्ट के बाद भी आ सकती है और सब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट के बाद आ सकती है, ठीक है। तो सेंटेंस में पोजीशन देख के सेंटेंस का मीनिंग निकाल के आप बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे, है ना। सब्जेक्ट में क्या करना है आपको, पोजीशन देख के और सब्जेक्ट का मीनिंग, सॉरी सेंटेंस में हमारे प्रोनाउन की पोजीशन देख के और उसका हिंदी में मीनिंग निकाल के आपको बहुत अच्छे से ये बात क्लियर होगी कि भैया ये क्या है, आपका एम्फेटिक प्रोनाउन है और ये क्या है, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, चलो एक बार और इस बात को रिपीट करती हूँ, इस बात को रिपीट करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हाँ भैया टॉपिक तो थोड़ा सा ऐसा है कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, फिर से स्टार्ट करती हूँ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। तो क्या होता है भैया, स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, ग्रामेटिकल यूज बस अलग अलग है। क्या है, ग्रामेटिकल यूज अलग अलग है। कैसे पता चलेगा मैडम,
ऐसा क्या यूज़ है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बात करते हैं किसकी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में क्या होता है, डूअर और रिसीवर सेम होते हैं, काम को करने वाला और जिस पर काम हो रहा है वो सेम रहते हैं, है ना। मतलब सिंपल सी बात है, एक्शन का ट्रांसफर, जब कोई काम कर रहा है तो उस एक्शन का ट्रांसफर किसी और पर ना होके खुद पर हो जाता है ना। जब एक्शन का ट्रांसफर किसी और पर ना होके खुद पे हो जाता है ना, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है रिफ्लेक्सिव, है ना। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में क्या होता है कि काम को करने वाला और जिस पर काम हो रहा है वो एक ही होते हैं, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होते हैं। यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है कि हमें अपने ऑडियंस को क्लियर करना पड़ेगा, हमें अपने ऑडियंस को क्लियर करने पड़ेगा कि काम को करने वाला और जिस पर काम हो रहा है वो सेम है ना। तो हम नॉर्मल ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो जब हम नॉर्मल ऑब्जेक्टिव केस यूज़ नहीं कर सकते तो क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करते हैं वहाँ पे हमारा रिफ्लेक्सिव केस। क्या यूज़ करते हैं वहाँ पे, हम रिफ्लेक्सिव केस यूज़ करते हैं ताकि हमारी ऑडियंस को, हमारे जो लिसनर्स हैं, हमारे जो रीडर्स हैं, उनको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि भैया ये जो काम है ये खुद पर ही हो रहा है। तो वहाँ पे हम नॉर्मल ऑब्जेक्टिव केस यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पे हम हमारी रिफ्लेक्सिव केस ये यूज़ करते हैं। और रिफ्लेक्सिव केस इस बात को बताता है कि ये जो काम जो भी कर रहा है वो खुद पर ही कर रहा है, मतलब डूअर ऑफ द एक्शन और रिसीवर ऑफ द एक्शन सेम है ना। और हमारे रिफ्लेक्सिव केस में क्या होता है कि जो हमारी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रहती हैं वो क्या करती हैं, वो ऑब्जेक्ट बनने का काम करती हैं। किसका काम करती हैं, ऑब्जेक्ट बनने का काम करती हैं, ठीक है। एम्फेटिक की बात करते हैं। एम्फेटिक के केस में क्या होता है कि एम्फेटिक के केस में आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग रहता है। सिंपल सी बात है कि एम्फेटिक का काम रहता है एम्फेसिस करना, है ना, इस बात पे जोर देना कि जो काम है वो हमारे सब्जेक्ट ने खुद किया है ना। तो जब हमें इस बात पे जोर देना हो कि ये काम हमारे सब्जेक्ट ने खुद किया है, तब हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे हमारे एम्फेटिक प्रोनाउन को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एम्फेटिक प्रोनाउन इस बात को चीख चीख के बताते हैं कि इस काम को हमारे सब्जेक्ट ने खुद किया था, है ना। जैसे भैया पापा ने बोला कि यार हम तो खुश हो गए, मतलब जिसने भी ये रूम क्लीन किया है बहुत अच्छा क्लीन किया है। तो आपका छोटा भाई दौड़ के आए, अरे पापा मैंने क्लीनिंग की थी, आई माई सेल्फ क्लीन इट, है ना, मैंने खुद ये रूम क्लीन किया है ना। गेटिंग? तो जब सब्जेक्ट एम्फसाइज करता है कि ये काम उसने खुद किया है, आई माई सेल्फ सॉ यू, अरे मैंने खुद देखा था तुम्हें सिगरेट पीते हुए, हाँ, आई माई सेल्फ सॉ यू, है ना, आई माई सेल्फ क्लीन इट, मैंने खुद क्लीन किया है ना। मम्मी और आंटी की लड़ाई की, मम्मी आंटी चुगली कर रही थी आपकी, कुछ बात कर रही थी आपके बारे में, मम्मी ने जाके पूछ लिया क्यों दीदी आप क्या बोल रही थी, दीदी हमने कुछ भी नहीं बोला, आंटी ने बोल दी नहीं हमने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, आपने बीच में आई माई सेल्फ हर्ड यू, अरे मैंने खुद सुना था आंटी आप कुछ तो बोल रही थी मम्मी के बारे में, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट एम्फसाइज करता है कि उसने ये काम खुद किया है, इस केस में हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन बस एक सिंपल सा काम करता है कि वो स्ट्रेस डालता है कि सब्जेक्ट ने ये काम खुद किया है, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं करता, बस यही एक काम करता है कि वो स्ट्रेस डालता है कि अरे हमने किया है भाई साहब ये काम, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया है कि ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और एम्फेटिक प्रोनाउन में डिफरेंस होता है ना। और कोई बड़ी बात नहीं है, सीरियसली बता रही हूँ, कोई भी बड़ी बात नहीं, बहुत सिंपल सी बात है ना। लेकिन अब देखो एक नया डाउट आपके माइंड में आया होगा, है ना, आई एम गेटिंग, है ना, एक नया डाउट आपके माइंड में आया होगा कि मैम देखो ज़रा ये सेंटेंस देखो, सेंटेंस देखो मैम, आई माई सेल्फ सॉ यू। तो देखो मैम ये क्या था, सब्जेक्ट, प्रोनाउन है अपना, ठीक है। तो अब एक और डाउट हमारे माइंड में यहाँ पे आ सकता है, मतलब सिंपल सी बात है कि मैम आपने जब बताया था तो आपने बोला था कि दो प्रोनाउन एक साथ नहीं आते, मतलब देखो सब्जेक्ट तो यहाँ पे मिल गया है, ऑब्जेक्ट भी मिल गया है, फिर एक और प्रोनाउन आपने इस प्रोनाउन के साथ में लिख दिया, मतलब दो प्रोनाउन क्या क्या कर रहा है आखिर ये प्रोनाउन एग्जैक्टली, मतलब ये दो प्रोनाउन एक साथ आ कैसे रहे हैं। मतलब ये सिंपल सी बात आपके माइंड में आएगा ना कि मैम ये दो प्रोनाउन यहाँ पे एक साथ लिखे क्यों हैं, मतलब कैसे हो सकता है कि आपने क्या किया है कि दो प्रोनाउन को आपने एक साथ यहाँ पे लिख दिया है, और ये कैसे पॉसिबल है
सो ये साथ में कैसे आ गए, ये हमें इस बात को क्लियर करना है कि मैम ये देखो ज़रा, ये आई और ये माई सेल्फ, ये साथ साथ कैसे आ गए, मतलब सिंपल सी बात है, ये दो प्रोनाउन एकदम साथ साथ कैसे आ गए, क्या ज़रूरत है मतलब इसकी। तो ये बात थोड़ी सी आपके माइंड में आई होगी, ये डाउट जनरली आता है कि मतलब ये दो प्रोनाउन आपने यहाँ पे साथ लिख दी है ना, ये बात। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं, हम उससे इस बात को क्लियर करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से सुनना। इसको ब्रेक डाउन करते हैं, इस सेंटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं। देखो ये सेंटेंस है वो हमें हेल्प करेगा कि वहाँ पे दो प्रोनाउन एक साथ कैसे आ रहे हैं, क्योंकि जनरली तो नहीं आते मैडम, आपने बताया था। तो वही हम समझने वाले हैं कि वो जो आई और माई सेल्फ है वो साथ साथ कैसे आ रहे हैं, पर वो कैसे पता चलेगा, ये जो सेंटेंस है वो हमें हेल्प करेगा समझने में। इसको ब्रेक डाउन करते हैं। ये हो गया हमारा वर्ब, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कहाँ विजिटेड, भैया कहाँ पे विजिट करने गए थे, तो ये हो गया है हमारा ऑब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन, है ना। याद रखना, अब देखने में ये हो सकता है कि मैम ये तो ये हो जाता कि मतलब यहाँ पे हमें वर्ब की प्लेस पता चल रही है ना, ये हाउस मतलब पता चल रहा है कि वर्ब कहाँ हुआ है एग्जैक्टली, है ना। और हम बोलते हैं कि वो वर्ड्स जो किसके बारे में बताते हैं कि काम कहाँ हुआ है ना, काम की प्लेस के बारे में बताते हैं, एक्शन की प्लेस के बारे में बताते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, है ना। तो एक डाउट ये आ सकता था कि मैम ये तो एडवर्ब ऑफ प्लेस होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये तो बता रहा है कि काम कहाँ पे हुआ है ना। विजिट कहाँ किया भैया, हाउस विजिट किया, बट ये क्या है, ऑब्जेक्ट, है ना। तो एक बात और माइंड में रख लो, आपकी ये जो वर्ब होती है एंटर, विजिट, ठीक है। तो ये क्या है भैया, ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब है मतलब ये अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेती ही है। ट्रांजिटिव वर्ब का केस क्या है भैया, ऑब्जेक्ट लेती हैं अपने साथ में। ओके, सो ये बात ध्यान में बिठा लेनी है ना। एक माइंड में ये मतलब ये चीज़ माइंड में आ सकती है कि मैम ये तो मतलब बता रहा है ना, एक्शन की प्लेस के बारे में बता रहा है, वो वर्ड्स जो एक्शन की प्लेस के बारे में बताते हैं कि एक्शन कहाँ पे हुआ, उनको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलते हैं ना। लेकिन ये जो वर्ब है विजिटेड, ये क्या होती है आपकी, ट्रांजिटिव वर्ब होती है ना। तो इसको माइंड में बिठा लेना कि आपकी ये जो एंटर है और ये विजिट है, ये क्या होती हैं, ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, मतलब ये अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेंगी ही लेंगी, है ना। तो ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है ना। तो मैम ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। अब ये क्या है, ये क्या है, ये जो आपने लिखा है रूबीज, है ना, ये क्या है। अब कहने को तो लग रहा, हाँ मैम किसी पर्सन का नेम है तो क्या है, नाउन है ना, किसी पर्सन का नेम है तो नाउन है ना। तो देखो जरा, है ना, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देख लो। जब, है ना, जब नाउन अपने साथ क्या लेते हैं, ये एपोस्ट्रोफे लेते हैं ना, यहाँ पे देखो एपोस्ट्रोफे का ये साइन लगा हुआ है ना। तो जब जो हमारी नाउन है उन पे एपोस्ट्रोफे लगा रहता है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम पजेसिव केस ऑफ द नाउन। ध्यान से सुनना मेरी बात को, है ना, कि जब नाउन अपने साथ में एपोस्ट्रोफे लेते हैं ना, वो नाउन जिन पे एपोस्ट्रोफे लगा रहता है उनको नाउन को उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है पजेसिव केस ऑफ नाउन। तो आप बोलोगे मैम पजेसिव केस ऑफ नाउन तो ऐसा कुछ सुना नहीं था, हमने पजेसिव एडजेक्टिव सुना था ना। तो देखो पजेसिव एडजेक्टिव का केस अलग था, यहाँ पे देखो, सुनी लो इस बात को आप अच्छे से ढंग से। तो पजेसिव एडजेक्टिव का क्या काम था, वही काम जो दूसरे एडजेक्टिव करते हैं। क्या करता है एडजेक्टिव काम, नाउन को क्वालिफाई करना। पजेसिव एडजेक्टिव अलग क्या काम कर देता है, क्वालिफाई तो करता है नाउन को, पर साथ में उस पर पोजेशन भी बताता है, ठीक है। तो वो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव रहता है। तो देखो जरा, हिज, हर, माय, और क्या हो गया हमारा, इट्स, ठीक है।
तो ये सब क्या होते हैं, हिज, हर, माय, आर, इट्स, देयर, ये ही सब हमारे पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। इसके अलावा हमारे पजेसिव एडजेक्टिव नहीं होते, है ना, इसके अलावा हमारे पजेसिव एडजेक्टिव नहीं होते। बस इतने ही वर्ड्स हैं जो हमारे पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ किसकी, पजेसिव केस ऑफ नाउन की, है ना, पजेसिव केस ऑफ नाउन की बात कर रही हूँ मैं। तो जब नाउन अपने साथ में ये एपोस्ट्रोफे ले लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम पजेसिव केस ऑफ नाउन। क्या बोलते हैं इसको, हम लिख देती हूँ यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं हम, पजेसिव केस ऑफ नाउन। ठीक है, तो जब नाउन अपने साथ में ये एपोस्ट्रोफे ले लेते हैं, जैसे रूबीज लिखा हो, है ना, हम बोलेंगे कनक्स लिखा हो, इस तरीके से मैं बोलूँगी आई विजिटेड रूबीज हाउस, या मैं लिख दूँ आई विजिटेड माहीज हाउस, आई विजिटेड अंकल्स हाउस। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे कहलाएंगे पजेसिव केस ऑफ नाउन। जब नाउन अपने साथ में एपोस्ट्रोफे ले लेता है, या वो नाउन जो एपोस्ट्रोफे लेते हैं, या हम नाउन में एपोस्ट्रोफे लगा दें, तो वो क्या बन जाते हैं, वो बन जाते हैं पजेसिव केस ऑफ नाउन। ठीक है, पजेसिव केस ऑफ नाउन बन जाते हैं। मैडम लेकिन ये करता क्या है, मतलब बना तो दिया आपने, पजेसिव केस ऑफ नाउन बना दिया, पर ये करता क्या है ना। तो देखो जनरली हमने जब नाउन डिस्कस किया था, है ना, जब हमने नाउन डिस्कस किया था, तो मैंने क्या बोला था भैया, नाउन क्या करता है ना, जो नाउन है वो क्या करता है, तो मैम वो या तो सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है, या ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है, ओके, ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा मैम, ठीक है, ओके, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो हमने डिस्कस नहीं किया है कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बनता है, ये हमने डिस्कस नहीं किया है, पर एक बात तो क्लियर हो रही है कि हाँ भैया ऑब्जेक्ट बनता होगा और उसी में कुछ कॉम्प्लीमेंट की बात आती होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नाउन क्या क्या काम करता है ना, थोड़ा सा काउंटिंग निकालते हैं कि नाउन आखिर क्या क्या काम करता है। तो भैया नाउन सब्जेक्ट बनने का काम करता है, नाउन ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बन जाता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए था, है ना। तो जो हमारा नाउन है वो सब्जेक्ट बनने का काम करता है, डूअर ऑफ द एक्शन बन जाएगा, रिसीवर ऑफ द एक्शन बन जाएगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, भैया सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताएगा, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ये 5 काम हमने आपको बताया था कि ये 5 काम हमारी नाउन करती है। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया है, बट इससे हम इतना तो समझ ही सकते हैं कि हाँ कुछ ऑब्जेक्ट ही बनेगा, है ना, इतनी बात। तो यहाँ पे देखो नाउन के ये 5 काम है, क्या, या तो सब्जेक्ट बनना, या ऑब्जेक्ट बनना, या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, कोई प्रीपोजिशन होगा तो उसके बाद में प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाना, लिंकिंग वर्ब होगी तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाना, या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाना। ये सब हमारे नाउन के काम है। अब इस सेंटेंस को आप देखो, यहाँ पे क्या ये जो पजेसिव केस ऑफ नाउन है इसमें से कोई भी काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, मतलब क्या सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट तो ये है मैम, ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट तो ये है, तो क्या ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, प्रीपोजिशन है ही नहीं सेंटेंस में, तो कैसे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, ये केस भी खत्म हो गया। ओके, तो क्या ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कर रहा है, नो मैम, लिंकिंग वर्ब तो है ही नहीं, बिना लिंकिंग वर्ब के सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहाँ से आएगा। और क्या ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कर रहा है, नहीं कर रहा। इन 5 कामों में से, है ना, इन 5 कामों में से जो एक नाउन करता है ना, नाउन के ये सब काम है, ये 5 कामों में से जो एक नाउन करता है, ये जो हमारा पजेसिव केस ऑफ नाउन है वो कोई भी काम नहीं कर रहा है, वो कोई भी काम नहीं कर रहा है ना। मैम जब वो कोई काम कर ही नहीं रहा तो आपने पजेसिव केस ऑफ नाउन क्यों बोला, है ना, वही स्पेशल केस है, एक्चुअली वही एक स्पेशल केस है कि ये है भले ही नाउन, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि ये है भले ही नाउन, पर नाउन के कोई भी गुण इसमें नहीं है ना। ये है भले ही नाउन पर ये इसमें नाउन के कोई भी गुण नहीं। जैसे वो अंकल जाते हैं, अरे मतलब ये हमारे भाई का लड़का है पर इसमें भैया के एक भी गुण नहीं या फिर ये हमारे भैया की लड़की पर भैया के एक भी गुण नहीं, इस तरीके से नहीं बोल देते हमारे रिलेटिव वगैरह, यार ये तो हमारे भैया की लड़की पर एक भी गुण नहीं है। सो इसी तरीके से कि ये भले ही नाउन है पर नाउन का इसमें एक भी गुण नहीं है। कैसे नहीं है मैम नाउन का गुण, अरे भैया नाउन क्या काम करता है, नाउन या तो सब्जेक्ट बनेगा, या ऑब्जेक्ट बनेगा, या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा, या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। और ये भाई साहब तो कुछ भी नहीं बन रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं बन रहा है। फिर ये कर क्या रहे हैं, एक्चुअली इनका काम क्या रहता है कि ये जो नाउन इनके साथ में आती है, ये नाउन है देखो, है ना, ये जो पजेसिव केस ऑफ नाउन जो रहती है उनका काम क्या रहता है कि ये जो नाउन
जो आई है ना उसको ही थोड़ा मॉडिफाई कर देना, है ना। इनका काम क्या रहता है कि साथ में ये जो नाउन आई है ना उसको ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना। मैम आप इसको मॉडिफाई करने का बोल रहे हो तो एडजेक्टिव ही बोल दो ना। अरे काम एडजेक्टिव ही बोल दो, नाउन को मॉडिफाई करने का काम कौन करते हैं? एडजेक्टिव करते हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि काम क्या कर रहा है, ये इस नाउन को क्वालिफाई करने का ही काम कर रहा है ना। लेकिन आप इसको एडजेक्टिव मत बोल देना, इसको एडजेक्टिव नहीं बोलते। मैं ये बोल सकती हूँ कि काम वो नाउन को क्वालिफाई करने का ही करता है ना। तो जब भी आपको अगर कोई बोले कि पजेसिव केस ऑफ नाउन, तो बोलना यार वो जो साथ में जो नाउन आती है ना उसी को क्वालिफाई करता है, उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमें दे देता है ना। लेकिन हम उसको एडजेक्टिव नहीं बोलते, उसको हम क्या बोलते हैं? पजेसिव केस ऑफ नाउन बोलते हैं। काम क्या रहता है कि काइंड ऑफ एडजेक्टिव की तरह ही काम करता है ना। काम क्या करता है? एडजेक्टिव की तरह। नाउन के बारे में ही तो कुछ बता रहा है कि हाउस किसका है? रूबी का, है ना। तो नाउन को ही काइंड ऑफ क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, पर हम उसको एडजेक्टिव नहीं बोलते, उसको हम क्या बोलते हैं? पजेसिव केस ऑफ नाउन ही बोलते हैं, है ना। इंडीड, है ना, नाउन बोला जा रहा है और नाउन के कोई भी गुण उसमें नहीं है, नाउन के कोई भी गुण नहीं, क्योंकि नाउन तो या तो ऑब्जेक्ट बनेगा या सब्जेक्ट बनेगा या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा या फिर आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। इसमें से कोई भी काम ये नहीं कर रहा, है ना, इसमें से कोई भी काम ये नहीं कर रहा, लेकिन स्टिल इसको नाउन बोला जाता है। काम तो काइंड ऑफ एडजेक्टिव का ही करता है। एडजेक्टिव क्या करते हैं? नाउन को क्वालिफाई करते हैं, और ये भी पास वाली नाउन को ही क्वालिफाई कर रहा है ना। तो ये केस है हमारे किसका? पजेसिव केस ऑफ नाउन का। तो देखा जाए यहाँ पे भी देखो आप, नाउन और नाउन साथ में लिखी है ना। क्यों? क्योंकि ये नाउन का कोई काम कर ही नहीं रहा है। बात ये, अगर ये नाउन का कोई काम कर रहा होता ना तो दिक्कत होती। अगर ये दोनों ही ऑब्जेक्ट बनते, या ये दोनों ही सब्जेक्ट बनते, या दोनों ही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनते, या दोनों ही हमारे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनते, तब दिक्कत आती। पर ऐसा कोई भी केस नहीं है, ऐसा कोई भी केस यहाँ पे नहीं है। और ये तो कोई नाउन का काम ही नहीं कर रहा। तो ये कोई नाउन का काम नहीं कर रहा, बस सिंपल सी बात है कि नाउन को ही थोड़ा मॉडिफाई करने का काम कर रहा है, मतलब काइंड ऑफ एडजेक्टिव की तरह ही काम कर रहा है, पर हम उसको एडजेक्टिव नहीं बोलते हैं, हम उसको पजेसिव केस ऑफ नाउन ही बोलते हैं। ध्यान से सुनो, एक बार और इस बात को क्लियर करती हूँ कि यहाँ पे देखो, इस सेंटेंस को हमने ब्रेक डाउन किया तो आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, विजिटेड हो गया हमारा वर्ब, और हाउस हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब ये रूबीज क्या था? तो जब हम नाउन के साथ ये एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, किसी नाउन के साथ जब हम ये एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? पजेसिव केस ऑफ नाउन, है ना। नाउन के उसमें किसी भी प्रकार के कोई भी गुण नहीं होते हैं, है ना। कैसे नहीं है? ना ही वो ऑब्जेक्ट बन रहा, ना सब्जेक्ट, ना ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ना ही प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, है ना। लेकिन स्टिल वो पजेसिव केस ऑफ नाउन उसको बोला जाता है। नाउन को काइंड ऑफ मॉडिफाई करने का काम करता है। तो हम बोल सकते हैं कि काम तो एडजेक्टिव की तरह कर रहा है, लेकिन हम उसको एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे, हम उसको पजेसिव केस ऑफ नाउन ही बोलेंगे, है ना। और नाउन होने के बाद भी नाउन का कोई काम कर ही नहीं रहा है, इसीलिए इन दोनों को साथ में रख दिया है कि कोई भी दिक्कत नहीं। दिक्कत कब होती? दोनों ही ऑब्जेक्ट बनने का काम करते तो कंफ्यूजन हो जाता, है ना। तो सिंपल सी बात है कि नाउन होके भी नाउन का कोई भी काम नहीं कर रहा है, मतलब नाम मात्र के लिए ही ये नाउन है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा था कि मैम यहाँ पे देखो आप, ये दो प्रोनाउन साथ में आ रहे हैं, तो सेम केस जैसे हमने वहां पे पढ़ा, है ना, सेम केस जैसे हमने पजेसिव केस ऑफ नाउन का पढ़ा कि भैया वो नाम मात्र का ही नाउन है। वो क्या है? बस नाम मात्र का ही नाउन है। नाउन के किसी भी प्रकार का कोई काम वो नहीं कर रहा है, इसलिए उसको वहां पे रख दिया है ना। वो काइंड ऑफ उसको पास वाली नाउन को मॉडिफाई करने का ही काम करता है। अब देखो, ये दोनों ही प्रोनाउन है, ये क्या है? दोनों ही प्रोनाउन है। पर बस इस जो एम्फेटिक प्रोनाउन जो यहाँ पे आ रही, इसका काम क्या है? आई पे स्ट्रेस डालना, सब्जेक्ट पे स्ट्रेस डालना कि भैया ये काम हमारे सब्जेक्ट ने खुद किया है ना, ये काम हमारे सब्जेक्ट ने खुद किया है, उसके अलावा कोई भी काम नहीं कर रही। अब हम मैं बोलूं कि हाँ ये प्रोनाउन है, ये क्या है? प्रोनाउन। अब हम अगर प्रोनाउन की बात कर ले, है ना, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं ना कि मैम ये दो प्रोनाउन कैसे आ गए, तो एक केस मैंने आपको वो बताया कि देखो वहां पे जो पजेसिव केस ऑफ नाउन आया है ना, वहां पे दो नाउन एक साथ में आए हैं, लेकिन जो पजेसिव केस ऑफ नाउन है वो काइंड ऑफ नाउन के कोई गुण उसमें नहीं है, इसलिए हमने उसको साथ में लिख दिया। तो यहाँ पे भी मैं यही बताना चाहती हूँ कि ये जो माई सेल्फ है ना, ये जो प्रोनाउन है ना, इसमें प्रोनाउन के कोई भी गुण नहीं है, इसका बस एकमात्र यही काम है कि सब्जेक्ट पे स्ट्रेस डालना, उसके अलावा ये प्रोनाउन का कोई काम नहीं करता, कोई भी लक्षण, कोई भी गुण उसमें प्रोनाउन की नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसको साथ में लिख दिया गया है। देखो जरा, अगर मैं किसकी बात करती हूँ? प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन भी सेम काम करता है हमारा। प्रोनाउन क्या काम करता है ना, सिंपल सी बात है, प्रोनाउन नाउन की जगह पे आते हैं, है ना। प्रोनाउन क्या करते हैं? नाउन की जगह पे आते हैं। तो जो काम नाउन करती है वही काम प्रोनाउन करते हैं। तो क्या काम है प्रोनाउन का? तो प्रोनाउन का काम है सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना,
और वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, है ना। यही काम इसके भी हैं, ठीक है। तो अब हम सेंटेंस पे चले जाते हैं कि इनमें से कोई काम क्या हमारी प्रोनाउन कर रही है? क्या ये सब्जेक्ट बनने का काम कर रही है? नहीं मैम, सब्जेक्ट तो ये। क्या ये ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रही है? नहीं मैम, ऑब्जेक्ट तो ये है। सेंटेंस में क्या 10 प्रकार से ऑब्जेक्ट ले आओगे? वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की कहानी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो जरा, तो क्या ये जो प्रोनाउन है क्या वो सब्जेक्ट बनने का काम कर रही? नहीं। क्या वो ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रही? नहीं। क्या काम कर रही है वो? क्या वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रही? प्रीपोजिशन ही नहीं है सेंटेंस में, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगी? अच्छा, क्या वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कर रही? नहीं, कोई भी लिंकिंग वर्ब नहीं है। बिना लिंकिंग वर्ब के सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे? क्या ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कर रही? नहीं। तो हम देख सकते हैं कि ये जो हमारी एम्फेटिक प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन का एक भी काम नहीं कर रही। इसमें प्रोनाउन का कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। जैसे वो पॉसेसिव केस ऑफ नाउन में नाउन का कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं था, उसी प्रकार से इस प्रोनाउन में भी हमारे प्रोनाउन का कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ये बस नाम मात्र की नाउन है, नाम मात्र की प्रोनाउन है, इसलिए इसको दूसरी प्रोनाउन के साथ रख दिया गया है, ठीक है। सो आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि दो नाउन साथ में लिखी हुई है या दो प्रोनाउन साथ में लिखी हुई है। मतलब ये वाला जो सेंटेंस हमने डिस्कस किया था, हाँ, ये वाला जो सेंटेंस हमने डिस्कस किया था, तो यहाँ पे क्या है, दो नाउन साथ में लिखी हुई हैं। ये भी नाउन है और ये भी नाउन है ना। इस सेंटेंस में दोनों नाउन साथ में लिखी हुई है ना। और इस सेंटेंस में भी क्या है कि दोनों प्रोनाउन साथ में लिखी हुई है ना। पर केस हमें बहुत अच्छे से क्लियर हुआ कि भले ही दो प्रोनाउन साथ में लिखी हुई हैं या दो नाउन साथ में लिखी हुई हैं, लेकिन एक जो नाउन है उसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि वो नाउन के कोई भी काम नहीं कर रही, वो बस नाम मात्र की नाउन है ना। जैसे हमने यहाँ पे नाउन का केस जो डिस्कस किया था, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि नाउन का जो केस हमने डिस्कस किया है, तो यहाँ पे देखो ये जो हमारी पॉसेसिव केस ऑफ नाउन है ना, ये बस नाम मात्र की नाउन है। नाउन का कोई भी काम ये नहीं कर रही। नाउन जो काम करती है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का, वो उनमें से कोई भी काम ये नहीं कर रही है। तो ये बस नाम मात्र की नाउन। जैसे सिंपल सी बोलूँ, तुम बस नाम मात्र के स्टूडेंट, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, नाम मात्र की टीचर हो, ढंग से पढ़ाती नहीं। गेटिंग? मतलब जो काम है वो करते ही नहीं हो, तो तुम नाम मात्र के हो। तो ये बस नाम मात्र की हमारी नाउन है, इसलिए इस नाउन के साथ में इसको रख दिया गया है। और ऐसे ये सेंटेंस हमने यहाँ पे डिस्कस किया, तो ये जो हमारी एम्फेटिक प्रोनाउन आ रही है, वो दो प्रोनाउन एक साथ में आ रहे हैं, तो ये जो माई सेल्फ है, ये बस नाम मात्र की प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन जैसा कोई भी काम नहीं करी। प्रोनाउन का काम होता है सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। कोई भी काम ये नहीं कर रही है, ये बस नाम मात्र की प्रोनाउन है, इसलिए इसको इसके साथ में रख दिया है। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। चलो अब सेंटेंस पे जाते हैं, थोड़ा सा सेंटेंस देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो ज़रा कि सेंटेंस में जो एरर्स आएंगे वो कैसे आएंगे मैम, ठीक है। थोड़ी कहानी तो आपने क्लियर करवा दी हमें, बेसिक डिफरेंस बता दिया दो प्रोनाउन क्यों आ रहे हैं, दो नाउन क्यों आ रहे हैं, क्या डिफरेंस होता है एम्फेटिक में, रिफ्लेक्सिव में, ये मैंने कहानी क्लियर कर दी थी। लेकिन अब सेंटेंस में जो एरर आएंगे वो कैसे आएंगे, वो भी क्लियर करो। मतलब ऑफकोर्स इसीलिए हम पूरी क्लास ले रहे हैं कि एक एक चीज़ क्लियर किया जाए। तो एरर आएंगे वो कैसे आएंगे, है ना। कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो हमारा सेंटेंस में है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एरर है या एम्फेटिक प्रोनाउन का एरर है, उसकी बात कर लेते हैं। तो ये सेंटेंस देखो ज़रा, राजेश रिफर्ड हिमसेल्फ हिज कार, ठीक है। तो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया वर्ब, और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। ठीक है, रिपेयर्ड व्हाट, तो देखो रिपेयर्ड व्हाट का आंसर क्या मिल गया, कार रिपेयर की। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और फिर ये क्या हो गया, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। और हिज क्या है, अभी हमने देखा था, ये हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव। ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे सेंटेंस को देखना जरा ढंग से। सब्जेक्ट आपको मिल गया है, किसी पर्सन का नेम क्या होता है, नाउन, है ना। सब्जेक्ट मिल गया है, ऑब्जेक्ट मिल गया है ना। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग हैं, है ना। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। अब आप कहोगे मैम आपने इसको ऑब्जेक्ट बना दिया, हम होते तो इसको बनाते। हम किसको बनाते, इसको बनाते, ठीक है। चलो इसको बना लो, ये भी सुन लेते हैं, ये भी देख लेते हैं। लो इसको ऑब्जेक्ट बना लो, इसको ऑब्जेक्ट बना लिया। क्या है भैया, ये आपका ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है क्या आपका, मतलब अगर ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा,
अगर ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही हमारे ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं, ठीक है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहे हैं तो क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एम्फेटिक प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनने का काम नहीं करते हैं, ये बात आपके माइंड में एकदम क्लियर होनी चाहिए कि आपके जो एम्फेटिक प्रोनाउन रहते हैं वो ऑब्जेक्ट बनने का काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनने का काम तो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करते हैं। तो ही रिपेयर्ड हिमसेल्फ, ऐसा बोल दें क्या, भैया उसने खुद को रिपेयर कर लिया, ये क्या है, इसका कोई मतलब निकल रहा है क्या? अगर हिंदी वाइज भी देखें तो क्या इसका कोई मतलब निकल रहा है, नहीं निकल रहा। ग्रामेटिकली देख लेते हैं, तो राजेश रिपेयर्ड हिमसेल्फ, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये हिज कार क्या है भैया, ये क्या है, क्या है आखिर, क्या, जैसे देखो जरा, ये जो कार है तो मैं बोलूंगी क्या यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे अगर कोई प्रीपोजिशन लगा होता तो हम बोल देते भैया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, लेकिन प्रीपोजिशन तो नहीं लगा, तो प्रीपोजिशन का तो ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, नहीं मैम, कोई लिंकिंग वर्ब नहीं है, तो कैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। तो भैया ये कार है क्या आखिर, फिर कुछ तो होगा ना, कार है ना। तो फिर इस सेंटेंस को अगर हम ढंग से देखें तो राजेश रिपेयर्ड हिमसेल्फ हिज कार, है ना। तो मैम अब हमें कैसे समझ आएगा कि मतलब क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का केस है या एम्फेटिक प्रोनाउन का केस है, क्योंकि हम तो कंफ्यूज हो गए, हमने तो मान लिया कि हाँ ऑब्जेक्ट बन गया और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। तो आपको देखना है कि अगर आपके सेंटेंस में, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपके सेंटेंस में वर्ब के बाद में, है ना, वर्ब के बाद में जब आपको हिमसेल्फ, हरसेल्फ ये सब दिया हुआ है, देमसेल्फ कुछ भी दिया हुआ है, क्या उसके बाद में कोई और ऐसा नाउन है जो आपका लॉजिकल ऑब्जेक्ट बन सकता है या नहीं। अगर ऐसा कुछ है कि आपके सेंटेंस में वर्ब के बाद में हिमसेल्फ, हरसेल्फ ये लिखा है और उसके बाद भी आपके सेंटेंस में एक ऐसा नाउन है जो आपका लॉजिकल ऑब्जेक्ट बन सकता है, तो ये किसका केस है, ये आपके एम्फेटिक प्रोनाउन का केस है। ठीक है, क्या कि अगर आपके सेंटेंस में वर्ब के बाद में इन्होंने ये आपको लिख के दे दिया है ना, प्रोनाउन, है ना, वर्ब के बाद में आपको ये प्रोनाउन लिख के दे दिया, लेकिन उसके बाद भी हिमसेल्फ, हरसेल्फ कुछ भी लिखा होता, उसके बाद भी अगर सेंटेंस में आपको कोई और नाउन दिखाई दे रहा है, जैसे कार क्या है, नाउन है, कोई और नाउन दिखाई दे रहा है जो कि आपका लॉजिकल ऑब्जेक्ट बन सकता है ना, जो कि आपका लॉजिकल ऑब्जेक्ट बन सकता है, तो वो किसका केस है, एम्फेटिक प्रोनाउन का। कैसे मैम, क्यों, क्योंकि दीदी भैया मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर ये रिफ्लेक्सिव होता तो यही ऑब्जेक्ट बनता, ये सब इधर पे आता ही नहीं। अगर आता भी तो क्या बनता, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता, या फिर हम कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते तो फिर इनके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाता, बट ऐसा कोई भी केस नहीं है। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कार दिया हुआ है, हिमसेल्फ के अलावा या हरसेल्फ यहाँ पे लिखा होता, उसके अलावा यहाँ पे कार लिखा हुआ है, वो कार हमारा लॉजिकल ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन का केस हो जाएगा। तो ये कार क्या बन जाएगी, कार हमारी ऑब्जेक्ट बन जाएगी, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, और हिज क्या है आपका पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, और ये क्या बन जाएगी भैया, ये हमारी बन जाएगी क्या, एम्फेटिक प्रोनाउन। तो हम कैसे लिख देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि राजेश हिमसेल्फ रिपेयर्ड हिज कार, या फिर हम लिख देंगे राजेश रिपेयर्ड हिज कार हिमसेल्फ, है ना, इस तरीके से हमको इसको लिखना पड़ेगा। तो है ना, ये एम्फेटिक बना, इसका लॉजिकल रीजन, ये इसका रीजन क्या है, ये एम्फेटिक बना, ये हमें कैसे क्लियर हुआ, तो हमारे पास हमारे सेंटेंस में एक और नाउन ऐसा था जो हमारा लॉजिकल ऑब्जेक्ट बन सकता था। एक और बार बता रही हूँ, ये हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन का केस निकला। कैसे पता चला, क्योंकि हमारे सेंटेंस में इस प्रोनाउन के अलावा एक और नाउन ऐसा था जो हमारा लॉजिकल ऑब्जेक्ट बन सकता था। तो ये अगर हमारा लॉजिकल ऑब्जेक्ट बन गया तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों अलग अलग हो गए, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग हमारे एम्फेटिक प्रोनाउन में होते हैं। रिफ्लेक्सिव में तो हमारा ऑब्जेक्ट ही हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। ठीक है, और इससे हमें हिंट मिली कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, अलग अलग हैं, क्योंकि सेंटेंस में एक और नाउन है जो हमारा लॉजिकल ऑब्जेक्ट बन सकता है, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट बना, और हमें ये क्लियर हो गया कि ये किसका केस है, एम्फेटिक प्रोनाउन का। अगर एक और कोई लॉजिकल ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखाई देता तो सिंपल सी बात है कि यही हमारा ऑब्जेक्ट बनता, और ये हमारा ऑब्जेक्ट बनता, तो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो ऑब्जेक्ट ही बनने का काम करता है। ठीक है, तो राजेश
है ना। ये इस तरीके से भी करेक्ट है अगर ऐसा लिखा हुआ है तो। इस तरीके से भी करेक्ट है ना। और ये दोनों ही किसके केस हैं, ये दोनों ही एम्फेटिक के केस हैं। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट देखो, है ना। एक ये आपको दे रही हूँ, ये जो सेंटेंस है ये आप लोगों को करना है, ठीक है। ये आपको एरर फाइंड आउट करनी है, ये किसकी है, क्या ये एम्फेटिक की है, क्या ये आपके रिफ्लेक्सिव की है ना। मैं कमेंट सेक्शन में चेक करूँगी, आप लोगों को सॉल्व करना है और फिर फाइंड आउट करना है कि किसका एरर है, क्या ये एम्फेटिक का है या आपके रिफ्लेक्सिव का है, ठीक है। ये आप लोगों को करना है। ये और बताती हूँ लास्ट वाला, शी प्रिपेयर्ड हरसेल्फ फॉर द एग्जाम, ठीक है। तो ये आपकी वर्ब हो गई, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, इसका प्रोनाउन, ठीक है। फिर क्या हो गया भैया, अब सिंपल सी बात है, देखो फॉर दिख गया, मतलब ये क्या है, फॉर आपका प्रीपोजिशन है। इसको लेके क्लियर नहीं हो तो इसको अभी छोड़ दो, है ना। फॉर पे चले जाओ, ये क्या है आपका प्रीपोजिशन। उसके बाद ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। सब्जेक्ट है, वर्ब है, हरसेल्फ क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा भैया। प्रिपेयर्ड व्हाट, प्रिपेयर्ड हुम का आंसर आ गया क्या, हरसेल्फ। तो ये क्या हो गया भैया, ये ऑब्जेक्ट बन गया। और सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट बनने का काम हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करते हैं। ये बात दिमाग में बिठा लेना, ऑब्जेक्ट है ना, एम्फेटिक नहीं करते, है ना, एम्फेटिक नहीं करते। एम्फेटिक प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट बनने का काम नहीं करते। आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही है जो ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। और यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट बने हुए भैया, तो क्या हो गए हमारे, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मतलब इसमें कोई भी एरर नहीं है। ये क्या है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रख रही हूँ कि आप लोग उसको सॉल्व करो, कमेंट में लिखना आप आंसर्स क्या है, ठीक है। सो हमने डिस्कस किया बहुत अच्छे से, आई गेस चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस की गई हैं। सो अभी के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।